ठीक है जैसे होएगा जैसे। ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर, गुड मॉर्निंग। अच्छा, तो लास्ट 1 वीक क्लास ऑफ था ड्यू टू सम रीजंस, मैं नहीं था, आउट ऑफ स्टेट था। ठीक है, चलो फिर से लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे आज। और आज हम लोग सर बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशंस का ही कंटिन्यूएशन क्लास करेंगे। हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस लास्ट हुआ था, मतलब लास्ट वीक तो नहीं हुआ था, उससे पहले वीक में हम लोगों ने छोड़ के गए थे कॉन्स्टिट्यूशंस को तो उसी जगह से मैं कॉन्स्टिट्यूशंस को पकड़ूंगा और कॉन्स्टिट्यूशन से और डिटेल्स डिस्कशंस करूंगा सर। ठीक है, संविधान का बात बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है और संविधान रिगार्डिंग मैटर को थोड़ा डिटेल्स में जानना भी चाहिए, एग्जाम के लिए भी और एज वेल एज हमारे नॉलेज के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों के साथ अभी डिटेल्स पे कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड जो मैटर है उसमें थोड़ा सा मूव ऑन करूँगा और धीरे धीरे जो डेप्थ है कॉन्स्टिट्यूशंस का उसके बारे में चर्चा भी करूँगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग एरिया है, फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, बहुत सारा चीज़ है जिसके अंदर आर्टिकल वाइज सेक्शन वाइज मुझे आपसे बात करना चाहिए। उसके बाद अगर किसी को कोई क्लास लास्ट वीक का मैंने शेयर नहीं किया था या समथिंग लाइक दैट, किसी का कुछ क्लास पेंडिंग है, आप मुझे बताएंगे तो मैं आप लोगों को धीरे धीरे शेयर कर लूँगा, व्हाट्सएप भी करेंगे तो। ठीक है, ठीक है, धीरे धीरे एडप्ट हो जाएंगे, फिर से फ्लो आ जाएगा। चलिए ठीक है, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि एक हफ्ता क्लास ऑफ रहना मतलब काफ़ी फ्लो के साथ हम लोग दूर हो जाते हैं थोड़ा सा, लेकिन ठीक है, फिर से आ जाएंगे। कुछ अर्जेंट था तो जाना पड़ा था सर। ठीक है, ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। हाँ, क्या स्क्रीन शेयर है आप लोगों के साथ? मुझे एक बार बताइएगा। ओके Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके शालिनी, तो चलिए देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस पे, मतलब ये सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल में एज वेल एज सीएस एंट्रेंस लेवल में भी कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है, किस तरह से ये काम करते हैं, इसके रिगार्डिंग काफ़ी दिनों से मैं बात कर रहा हूँ, आज भी उसको कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस जो एग्जीक्यूटिव में जनरल लॉ एंड लॉजिकल सॉरी जनरल लॉ के अंदर आता है, जुरिस्प्रूडेंस के अंदर आता है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा मैं बात आपको आगे बढ़ाता हूँ, और एंट्रेंस में इसको लीगल एप्टीट्यूड कहा जाता है। तो जैसे कि आप सबको पता होगा, पता इसलिए होगा बिकॉज ये पहला क्लास नहीं है कॉन्स्टिट्यूशंस का, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पता होगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस पे हम लोगों ने प्रीएम्बल वगैरह डिस्कशंस कर चुके हैं, है ना, कि संविधान का जो प्रीएम्बल है, किस तरह से संविधान को बनाया गया है, वगैरह वगैरह, ये सब डिस्कशंस हुआ है। तो मैं और उसको बार बार रिपीट नहीं करूँगा बिकॉज बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ। ठीक है, कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट secular democratic republic and to secure to all its citizen justice social economic and political। ठीक है, मतलब इस हर चीज में सबको जस्टिस मिलेगा। ठीक है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, पूरे 140 करोड़ से आसपास के पॉपुलेशंस को सबको इक्वल मौका मिलेगा। लिबर्टी ऑफ थॉट, ठीक है, सोचने का लिबर्टी, एक्सप्रेशन का लिबर्टी, बिलीफ, ठीक है, विश्वास की लिबर्टी, फेथ की लिबर्टी एंड ओरशिप, ठीक है, पूजा आदि के लिबर्टी, हर चीज में आपका आस्था, आपके धर्म, ठीक है, हर चीज में आपको एक लिबर्टी के साथ आप इस देश में जी सकते हो। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रोमोट अमंग देम ऑल fraternity, bhatrit मतलब basically brotherhood, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nations। ये सब मैटर मैंने डिस्कस आप लोगों से करके रखा। ठीक है, तो ठीक है, मैं और ये सब मैटर को और नहीं बोलूँगा, अभी मैं आपको लेके चलूँगा ये सभी चीज़ जो प्रीएम्बल में लिखा हुआ है ना, प्रीएम्बल को डिटेल्स में समझने के लिए प्रीएम्बल रिगार्डिंग मैटर को थोड़ा सा अंदर से समझना चाहिए। जैसे फंडामेंटल राइट्स मैं डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में, आई होप कि आप लोगों को याद है, याद है कि नहीं है? हाँ हेलो, आप लोगों को याद है या नहीं? राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22, right against exploitations article 23 and 24, right to freedom of religion 25 to 28, cultural and educational rights 29 and 30, right to constitutional remedies article 32। तो ये सब डिस्कशन डिटेल्स में भी करना है,
लेकिन क्या आप लोगों को याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? हेलो। हाँ सर। ओके सर। स्नेहेश, ज्योति, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। ओके, मैं आप लोगों के साथ राइट टू इक्वलिटी में भी मैंने बात किया था, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी के अंदर आपको काफी इंटरेस्टिंग एरिया आ जाता है, जहां पर आपको लॉ के सामने सब समान है ना, लॉ के सामने सब समान। ये बात एक्चुअली आज के कॉन्स्टिट्यूशंस पे हम लोग पढ़ते हैं, बट भारत का संविधान ये तो न्यूली बिल्ड हुआ है 1949-51 के टाइम पे। इसको अम्बेडकर जी ने न्यूली बिल्ड इसलिए करना पड़ा बिकॉज भारत इतना दिन कॉलोनी था बहुत सारे कंट्रीज का। तो उसके बाद एक न्यू इंडिया बना और उसमें ये सब बात रखा गया कि इक्वलिटी बिफोर लॉ। मैं उस दिन एक कहीं पर एक पढ़ रहा था सर, अथर्ववेद आप लोग सुने होंगे, तो उसमें भी ना सेम पॉइंट मुझे दिख रहा था सर अथर्ववेद में कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, सेम कॉन्सेप्ट। तो ये भारत का एक बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है कि लॉ के सामने सब समान। ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, मतलब 5000-10,000 ईयर्स बैक भी भारत में ऐसे कॉन्सेप्ट चलता था। तो बहुत अच्छा है सर, हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को फिर से हमारे न्यूली बिल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस पे भी रखे हैं। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, जमींदारी सिस्टम पे जो अंग्रेजों से मुगलों से जो टाइटल मिलता था, नवाब, हाँ, चौधरी, ठीक है, या फिर राय बहादुर टाइप ऑफ टाइटल, मतलब जिससे आपको एक स्पेशल स्टेटस मिलता था कि भाई ये तो अंग्रेजों का बहुत करीब है, हाँ, मतलब दैट पर्टिकुलर पर्सन इज वेरी क्लोज टू इंग्लिश पीपल और ब्रिटिश पीपल। और इस तरह से आपको मतलब एक स्पेशल स्टेटस मिलता था, मतलब आप है तो इंडियन, बट इंडियन होके भी आपको एक स्पेशल स्टेटस मिलता था, ठीक है, जमींदारी सिस्टम के कारण, ठीक है, या फिर आपको ब्रिटिश के थ्रू से या मुगल के थ्रू से या फिर जो भी रूलर होते थे, रूलर के थ्रू से आपको एक स्पेशल स्टेटस दिया जाता था कि भाई आप कुछ खास हो, आपको एक स्पेशल टाइटल मिलता था, ठीक है। इस तरह का टाइटल होता था खां, ठीक है, खां टाइटल मिलता था। फिर आपका चौधरी टाइटल मिलता था, राय चौधरी, राय बहादुर, दिस काइंड ऑफ टाइटल। आज भी लोग टाइटल यूज करते हैं सरनेम के हिसाब से, बट वो जो स्पेशल स्टेटस मिलता था सर, वो स्पेशल स्टेटस को कॉन्स्टिट्यूशन में गायब कर दिया गया। क्यों? बिकॉज आप कोई खास नहीं हो, ठीक है। अगर इस देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं, ठीक है, अपने एजुकेशन के हिसाब से सब कोई अपने अपने जगह में, हर कोई अपने अपने जगह में बेस्ट है, ठीक है। तो ये सिस्टम संविधान जब से न्यूली बिल्ड हुआ है इसको एस्टेब्लिश करने का कोशिश करे जा रहे हैं। लेकिन सर क्या है ना, संविधान हर कोई पढ़ता भी नहीं है और ना तो समझने का कोशिश करते हैं। मतलब ये बात तो बहुत ही ज्यादा कोशिश चल रहा है कि हर कोई इक्वल है, ठीक है। तो एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है, जमींदारी सिस्टम को गायब करना। लास्ट वीक मुझे याद है कि मैं जमींदारी सिस्टम को गायब करने को लेके भारत में जो जमींदारी या फिर आपका जो फंडामेंटल राइट्स था पहले जमीन पे, ठीक है, वो उसको भी गायब कर दिया गया, मतलब उसको भी हटा दिया गया, एबोलिश कर दिया गया। मतलब जमीन आपका जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी में आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं है, आपका सिर्फ लीगल राइट्स है, ठीक है। याद है ये बात हुआ था ना? हेलो। आप जिस घर में रहते हो, आप जिस प्रॉपर्टी में रहते हो, है ना, वो प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी में आपका फंडामेंटल राइट्स पहले था, ठीक है। कि जैसे होता था ना, जैसे वो एक बहुत ही फेमस एक डायलॉग था कि স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার, मतलब एक मैं इसको हिंदी में बोलता हूँ, मतलब जैसे इसको हिंदी में से बोला था, स्वराज हमारा मतलब जन्मसिद्ध अधिकार माना जाता था कि भाई लेकिन ये फंडामेंटल राइट्स है कि आप फ्री हो, ये आपका एक मतलब बाई बर्थ आपका राइट है, बट आपका फ्रीडम आपका बाई बर्थ है, बट आपका प्रॉपर्टी आपका बाई बर्थ राइट नहीं है, ठीक है। मतलब ये पहले था, आपका प्रॉपर्टी में आपका बाई बर्थ राइट या फंडामेंटल राइट्स जरूर था, बट उस राइट को हटा दिया गया और उसको लीगल राइट्स में कन्वर्ट कर दिया गया। तो काफी सारे अमेंडमेंट समय के साथ होते जा रहे हैं और आगे भी होगा, ठीक है। समय के साथ, सिचुएशंस के साथ, देश के अच्छे के लिए नो डाउट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आया, मतलब पहले भी आया है और फ्यूचर में भी आएगा। तो हमें उसके लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए और अपडेट रहना चाहिए। तो राइट टू इक्वलिटी जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया गया था, इसमें आप देख सकते हो इक्वलिटी बिफोर लॉ, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है। इसमें सीपीआईएम का मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो हमारे वेस्ट बंगाल में काफी दिन राज किए सर, उन लोगों का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक काम था जो बाद में बाकी भारत में भी बहुत ही
ज्यादा उसको फैला के, मैं इसके बारे में भी आप लोगों से बात किया था कि किस तरह से जमींदारों से जमीन लेके डिस्ट्रीब्यूट करना, पट्टा सिस्टम, ये एक बहुत ही अच्छा काम लेफ्टिस्ट ने किया था। इसके बारे में मैंने पॉलिटिकल मैटर में एक बात किया था। ऐसे पॉलिटिकल बहुत सारा मैटर है, मैं कभी कभी बीच बीच में कर देता हूँ। आप लोगों को कभी कभी लगता होगा कि सर ये तो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो सकता है, बट नहीं, कंट्रोवर्सी करना हमारा काम नहीं है, हम तो बस फैक्ट उठाते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। प्रोहिबिशंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, मतलब हम लोग किसी के साथ भी किसी के जाति, धर्म या फिर कास्ट, सेक्स, ठीक है, मतलब मेन वोमेन, मेल फीमेल, इस तरह का कोई भी किसी भी तरह का बाइफर्केशन हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ को लेके भी कौन कहाँ जन्मा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऐसे हमारे समाज में अभी भी इस तरह का इलिटरेसी दिखता है जो समाज को बेसिकली बांटते हैं। एक्चुअली आपको मैं बता दूं सर, ये गलत फहमी है कि भारतीय सिस्टम, पुराने सिस्टम में डिस्क्रिमिनेशन था, कभी नहीं था डिस्क्रिमिनेशन। ये तो सर अंग्रेजों ने किया था, या फिर जो भी रूलर, जो भी फॉरेन रूलर भारत को अटैक किया है। देखो सर, किसी के देश में तभी कोई राज कर सकता है या शासन कर सकता है दूसरे कंट्री आके, जब वो अंदर में प्रॉब्लम क्रिएट कर पाए, है ना। ये बात तो थोड़ा सा दिमाग लगाने से, थोड़ा सा, ज्यादा भी दिमाग का जरूरत नहीं है। आपके घर के अंदर घुस के अगर आपके ऊपर मैं रूल करूँ तो आपको मार के नहीं, आपको तो मुझे काम कराना है। आपको मार देंगे तो मेरे लिए काम कौन करेगा, मतलब मेरा सर्वेंट कौन बनेगा, मेरा हर बात कौन मानेगा। तो मैं आपको मारूंगा नहीं, बिकॉज मेरे पास तो इतना लोग नहीं है जो मेरा सेवा करे। तो इससे क्या है कि सबसे बेहतरीन बात यह है कि जो भी फॉरेनर हमारे देश को रूल करने आया है, उनका एक बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट हमेशा रहा है सर। ठीक है, वो रूल एक ही है, डिवाइड एंड रूल। ठीक है, डिवाइड करो और रूल करो, आप लोग जानते हो। ठीक है, ब्रिटिश इसमें बहुत माहिर थे, और जो भी सेंट्रल एशियन पावर, सेंट्रल एशियन फॉरेन पावर हमारे देश को बार बार अटैक किया है सर। ठीक है, ये लोग भी कुछ कम नहीं। जब जब अटैक किया है तब तक देश के अंदर हमारा कल्चर को, सबसे पहले तो आपके कल्चर पे वार करेगा। ठीक है, ये फॉरेन का एक कॉन्सेप्ट है कि आपके कल्चर पे वार करेगा। कल्चर पे वार करना मतलब कि आप जो हो आपको वो भुला दिया जाएगा, और आप भूल जाओगे कि आप कौन हो, तो फिर आप कभी अपने हक की लड़ाई नहीं, मतलब कभी लड़ोगे नहीं। और फिर आपको हमेशा कहा जाएगा कि धीरे धीरे आपके एजुकेशन सिस्टम को अंदर से खत्म किया जाएगा, फिर आप अपने अंदर लड़ाई लड़ोगे, और ये लोग अपना काम करेगा, लूट मार करेगा और चला जाएगा। या फिर जिसको जाने का जगह नहीं है वो यहीं पर रह जाएगा, है ना। यही सिस्टम सर, आपको मैं ये बात इसलिए कर देता हूं, आपको पता होना चाहिए कि ये जो बात यहाँ पर लिखा गया है कि प्रोहिबिशंस ऑफ लॉ, मैं किसी के अगेंस्ट में बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत पुराना बात है, यस वी ऑल नो दैट। बट ये बात लिखने के पीछे क्या ये मतलब तो ना निकल जाए कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, क्या ये चीज हमारे देश में पहले से था? नहीं सर, ये भारत का कल्चर कभी नहीं था। लेकिन ये जो मीडियम, मतलब मिड मिड एरा जो है सर, ठीक है, मेडिवल एरा जो है, इस एरा में ब्रिटिश तक, मेडिवल एरा से ब्रिटिश एरा तक जो हमारे देश के अंदर जो भेदभाव क्रिएट किया गया है, और जिस तरह का भेदभाव डे बाय डे इंप्रूव किया गया है। देखो सर, हर एक समाज में छोटा से लेके बड़ा प्रॉब्लम रहता है, वो शॉर्ट आउट किया भी जाता है, लेकिन वो भयंकर रूप लेता है ना, वो बिकॉज कोई उसमें आके ना, वो क्या बोलते हैं ना, जले पे नमक छिड़ाते हैं। और सिर्फ नमक ही नहीं, उसको इतना जला देता है कि वो घा बन के खत्म हो जाता है, मतलब पूरा ओरिजिनलिटी खत्म हो जाता है। और वही रीजन है कि जब इंडिया को 47 में इंडिपेंडेंस मिला, उसके बाद भारत में संविधान बनाने के टाइम पे जो भेदभाव हमारे बीच में क्रिएट हो गया था, ठीक है, उसको लिखना पड़ा, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ये कभी नहीं था हमारे देश में, बट ब्रिटिश इसका इस्तेमाल करके हम लोगों को सर बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया है। लेकिन अगर ये बात अभी भी किसी को महसूस नहीं होता है या फील नहीं कर पाते वो, तो इसका मतलब उसके एडुकेशन में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। मतलब इसको समझने के लिए जो दिमाग, एडुकेशन क्या करता है, हमारे माइंड को क्लियर करता है ना। नॉलेज आपको हमेशा हम्बल बनाएगा, नॉलेज आपको कभी अहंकारी नहीं बनाएगा। तो अगर नॉलेज से आपको ये समझ में नहीं आता है कि क्या किया, मतलब फॉरेन रूलर्स ने हमारे साथ, अगर आप उसका खराबी नहीं देख पाते हो, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आप उसको सोचो। ठीक है, मतलब जो भी आपके सामने कोई और आ जाए तो आप उनसे भी बात करो। अगर वो बोलते कि नहीं ब्रिटिश आके बहुत अच्छा किया, तो सबसे पहले तो आप ये समझ लेना कि वो तो उसको पता ही नहीं है कि क्या हुआ। तो इसीलिए मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, मतलब कहीं पर मैं जब इसको पढ़ता हूँ ना, मुझे लगता है कि क्या सच में भारत ऐसा था।
नहीं सर, भारत ऐसा कभी नहीं था। ये तो जब हम लोग किसी और की कॉलोनी बन गए तब हमारे देश में रूल करने के लिए हमारे एजुकेशन को खत्म करके, हमारे कल्चर को खत्म करके हमारे बीच में ये बीज बोया और फिर रूल किया और हमारा एसेट लेके अपना देश बना लिया। तो राइट टू इक्वलिटी बाद में हमें महसूस कराने के लिए संविधान वापस इसको लिखा, रीराइट किया एक तरह से, ठीक है, इसको रिवाइज किया कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब मैटर को लेके इक्वलिटी होना चाहिए। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे फॉरेनर ने ही हमें सब सिखाया, ऐसा थोड़ी है। हाँ, ऐसा नहीं है। जो भी हो, आगे बढ़ते हैं सर। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। बट फिर भी आज के डेट में अगर आप नजर डालोगे कि इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है। क्या बोलते हो आप लोग, बताओ, क्या सबको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है? हेलो, सर गवर्नमेंट के पास इतना जॉब ही नहीं है। गवर्नमेंट के पास इतना जॉब ही नहीं है। सर गवर्नमेंट के पास जॉब एक टाइम पे था, बट सर गवर्नमेंट फेलियर हो गया है। प्रॉब्लम यही है कि कंट्री एक अलग वे में शिफ्ट हो रहा है। आप जो सवाल उठाए ना ज्योति, वो सवाल एकदम सही है कि गवर्नमेंट के पास इतना जॉब नहीं है। एक्चुअली गवर्नमेंट को जब ये काम मिला था, ठीक है, देखो भारत को ना, भारत का जो आइडियोलॉजी है, मतलब जिस आइडियोलॉजी से भारत 47 के बाद का भारत का बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, बिफोर दैट का नहीं। आफ्टर 1947 इंडिया जब अपना संविधान बनाया, या फिर अब शायद आप बोलोगे सर आप संविधान पे सवाल उठा रहे हो, नहीं, आई एम नॉट रेजिंग क्वेश्चन नाउ, मैं तो बस आपसे डिस्कस ही कर रहा हूँ क्योंकि आपने सवाल उठाया। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला ब्रिटिश से, उसके बाद भारत के पास वे था कि हम किस तरह से हमारे देश को बनाएंगे। देखो सर, सिर्फ बात ब्रिटिश का तो था नहीं, उससे पहले मुगल का था, उसके पहले तुर्की का था, ठीक है। तो ऐसे वेरियस रूलर्स ऑफ सेंट्रल एशियन एंड यूरोपियन पावर भारत को बहुत दिनों से बेसिकली कॉलोनी बना के रखा था। तो भारत को अपना जो इंडिपेंडेंस है या अपना जो मतलब सेल्फ जो रेस्पेक्ट है, वो तो भारत खो दिया था। अब ऐसे हालत में भारत को फिर से रिबिल्ड करने के लिए भारत के अंदर वो पावर होना चाहिए था। लेकिन भारत को रूल किस तरह से किया जाए या भारत कैसे चलेगा, इसको लेके काफी डिबेट रह गया था। तो भारत ने ना प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाया कि वो किस तरह से चलेगा। मतलब जैसे कि आप लोगों को पता है, इकोनॉमिक्स में मैं 3 तरह का चीज के बारे में आपको बताता हूँ, आप भी जानते होंगे। एक होता है सोशलिज्म कॉन्सेप्ट में, एक होता है कैपिटलिज्म कॉन्सेप्ट में, ठीक है। या तो आप कैपिटलिज्म कॉन्सेप्ट में चलो या फिर आप सोशलिज्म कॉन्सेप्ट में चलो। भारत ने सोचा कि वो मिक्स में चलेगा, लेकिन स्टार्टिंग में भारत ना मिक्स नहीं कर पाया। मिक्स मतलब प्राइवेट और पब्लिक मिक्स्ड अप, ठीक है। स्टार्टिंग सिचुएशंस में भारत में प्राइवेट बिजनेस कुछ ऐसा था नहीं, प्राइवेट के पास कोई पावर ऐसा था नहीं था, ठीक है। सोशलिज्म कॉन्सेप्ट में भारत पहले अपने आप को बनाया, ठीक जिस तरह से चाइना भी बनाया था। भले ही बोला नहीं था, मुंह में नहीं बोला था कि सोशलिज्म है, ठीक है, लेकिन काम सोशलिज्म जैसा ही था। मतलब गवर्नमेंट अपने हाथ में, या फिर जो रूलर है, जैसे कि कांग्रेस का जमाना था स्टार्टिंग 30 इयर्स, उन्होंने सोशलिज्म को ही अपनाया। बट दे फेल बिकॉज वो कभी सोच रहे वो संभालेगा, कभी सोच रहे नहीं संभालेगा, ठीक है। और अल्टीमेटली ब्यूरोक्रेसी के अंदर वो फंस गया और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप नहीं कर पाए, किसी भी तरह से बिजनेस को फ्लरिश नहीं कर पाए, हर एंगल से वो फेलियर ही होता रहा। अप टू 1990s तक भारत का इकोनॉमी डेवलप होने की जगह भारत का इकोनॉमी डे बाय डे और पीछे चलता गया। इन वेरी फ्यू एक्सेप्शन के साथ कुछ कुछ एरिया में डेवलप किया था, बट मैक्सिमम एरिया भारत उस तरह से अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहा था। फिर लास्ट में जाके तो इकोनॉमी को ओपन करना पड़ा। वो तो एक मतलब बॉन्डेज हो गया था, मतलब एक तरह का ऐसा हो गया था कि अगर नहीं करोगे तो मर जाओगे। मतलब पैसा था ही नहीं, ऐसा हालत हो गया था। मतलब सोशलिज्म के मतलब अंदर जकड़ गया था भारत। मतलब ऐसे बोला नहीं था सोशलिज्म करेगा, बोला तो था कि मिक्स्ड इकोनॉमी करेगा, सोशलिज्म कैपिटलिज्म का एक मिक्स्ड अप करेगा, बट नहीं कर पाया था, है ना। ऐसा शुरू में तो सर पूरा ताकत सरकार के हाथ में ही होना चाहिए था, बिकॉज ऐसे सिचुएशंस में आप कैपिटलिज्म मतलब फ्री इकोनॉमी नहीं बना सकते। 47 के बाद आपको फ्री इकोनॉमी बनाना आपके लिए पॉसिबल था ही नहीं। लेकिन भारत कहीं ना कहीं पॉलिसी को बिल्ड करने में नाकाम रहा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इकोनॉमी को ओपन करना पड़ा, फॉरेन पैसा इंडिया में लाने के लिए आपको डिसीजन लेना पड़ा, जिसको हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं ना सर, इकोनॉमिक्स में या बिजनेस नॉलेज में, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और इसका सिंपल मतलब होता है कि भाई फॉरेन पैसा इंडिया में आएगा, प्राइवेट एंटरप्राइज बनेगा, तो भारत जॉब क्रिएट कर सकता है।
और कोई उपाय नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट ऑलरेडी जितना है उसमें भी फेलियर है। बिकॉज गवर्नमेंट का काम एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है। हमारे देश में कम से कम मानसिकता तो ऐसा ही है। ठीक है, चाइना का बात अलग है, चाइना भी एक सोशलिज्म फॉलो करने वाले कंट्री है, बट वो भी बिजनेस में फेलियर था। उसे भी एंटरप्रेन्योरशिप को फ्री करना पड़ा, तब जाके 90s के बाद चाइना अपने आप को डेवलप कर पाया। चाइना का इकोनॉमी भी इतना बड़ा देश होके भी इतना इतना डेवलप नहीं कर पाया था वो लोग भी। तो कहीं ना कहीं चाइना खुद को बोलते हैं बिकॉज वो वन पार्टी है, एक ही पार्टी चाइना को रूल करते हैं। लेकिन भारत तो डेमोक्रेसी है। अभी डेमोक्रेसी में मुश्किल था, एक तरफ मतलब एक खिचड़ी बन गया था, मतलब क्या करे, किस तरह से पॉलिसी मेक करे, सब कुछ लेके अल्टीमेटली 90s के बाद प्राइवेट में शिफ्ट हुआ। और आज आप देख पा रहे हो कि सरकार के हाथ में उतना जॉब नहीं है, ऊपर से प्राइवेट जॉब का सिनारियो डेवलप हुआ है, और कोई उपाय नहीं है। अब आपको इसी तरह से कुछ ना कुछ करना होगा सिचुएशंस के हिसाब से। हाँ ज्योति, क्या बोलते हो? अब तो कोई उपाय नहीं है ना, फिर से अगर गवर्नमेंट करने जाएगा, क्या लगता है गवर्नमेंट कर पाएगा बिजनेस? आप ही बताओ। नहीं सर, गवर्नमेंट पॉसिबिलिटी बहुत कम है। पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। गवर्नमेंट के लिए बिजनेस करना सीरियसली बहुत मुश्किल है, सीरियसली। गवर्नमेंट बिजनेस करने जाएगा तो फेलियरिटी होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, कम से कम भारत का एक्सपीरियंस तो कुछ ऐसा ही है। तो ऐसे हालत में अगर गवर्नमेंट बिजनेस को मतलब फ्री इकोनॉमी करता है, फ्री इकोनॉमी मतलब आप अपने मर्जी से पब्लिक को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दो, गवर्नमेंट सिर्फ उस पर कंट्रोलिंग रखे। ठीक है, गवर्नमेंट सिर्फ उस पर कंट्रोलिंग रखे। आई थिंक करंट सिचुएशन तो उसी तरफ इशारा कर रहा है और हम सभी कोई वही देख रहे हैं। ठीक है, इसमें और कोई चारा नहीं है। इवन बैंक था सरकार के पास इतना सारा, वो बैंक भी सरकार संभाल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और प्राइवेट प्रॉपरली काम करे, प्राइवेट में करप्शन बढ़ सकता है सर, प्राइवेट में करप्शन बढ़ सकता है। तो प्राइवेट करप्शन को रोकने के लिए सरकार बस एडमिनिस्ट्रेटिव काम को देखे। अगर इस तरह से एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना के चल पाए तो मुझे लगता है कि भारत के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, और तब ये जो राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी तो हम लोग रोज नारा लगाते हैं। ठीक है, जॉब दे दो, जॉब दे दो, या चाकरी दे दो, चाकरी दे दो करके। बट पॉइंट इज दैट गवर्नमेंट के पास बिजनेस होगा या बिजनेस करने का सिचुएशंस क्रिएट होगा तभी कुछ कर पाएगा, अदरवाइज ये भी बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हाँ, वो SC ST OBC, आई होप यू ऑल नो सर, SC ST OBC कॉन्सेप्ट है ना। कोई कोई ऐसे आवाज करते हैं SC ST OBC के लिए स्पेशल कोटा बनाया गया है ना। कोई कोटा के अगेंस्ट में बात करता है तो कोई कोटा के फेवर में बात करता है। तो सर हमें ना तो फेवर पे बात करना है और ना ही हमें अगेंस्ट में बात करना है, बिकॉज ये जो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये कॉन्सेप्ट का जो कॉन्ट्रडिक्ट पॉइंट है दैट इज SC ST OBC के लिए है। ठीक है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड OBC कास्ट के लिए जो स्पेशल जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया जाता है, उनका मार्क्स कम भी रहते हैं फिर भी उनके जॉब के लिए मौका दिया जाता है। इस तरह से एक 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 भेदभाव दिखता है। देखिए ऐसा जैसे लगता है जैसे कुछ डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, लेकिन सर नहीं, वो एक एक्सेप्शनल है, वो एक एक्सेप्शन है, बट इसको भी बाद में राजनीति का मुद्दा बना दिया गया। ठीक है राजनीति का मुद्दा बना दिया गया, वो अलग बात है, वोट बैंक का एक मुद्दा बना दिया गया। ठीक है, तो उसको अभी नहीं देखेंगे सर, हम लोग अभी पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, बट क्या करें सर, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने ना बार बार पॉलिटिक्स आ जाएगा। तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, दैट इज ऑल्सो मेंशन इन दी कॉन्स्टिट्यूशंस। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये बात तो सर एक बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट था। अनटचेबिलिटी मतलब जैसे छुआछूत, ऊंच नीच के ऊपर जो एक भेदभाव, जो आपको मैं बोला था ना, भेदभाव क्रिएट करना। ठीक है, ये भेदभाव क्रिएट करना, डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करना। आपको पता है लॉर्ड डालोजी बोल के एक बहुत ही मैं तो फेमस नहीं मानता, इनफेमस ही मानता हूँ, लोग फेमस बोलते हैं। लॉर्ड डालोजी बोल के एक इनफेमस एक अंग्रेज एक ये थे सर। ठीक है, शासक थे, हमारे कोलकाता में ही सर थे। एक जगह का नाम भी है डालोजी बोल के। उन्होंने सर एक मैग्ना कार्टा कॉन्सेप्ट लाया था, जिसके थ्रू से उन्होंने ना पूरा भारत में जमींदारों को अपने अंदर लिया था। ठीक है, और जमींदार को बोला था कि आप लोगों को स्पेशल स्टेटस मिलेगा, बदले में आप साधारण जो कॉमन पीपल हैं उनसे आप टैक्स लेते रहो। ठीक है, उनका जो भी खेती होगा, जो भी वो एग्रीकल्चर करेगा, उनसे आप बहुत से ज्यादा टैक्स लगाते रहो। ठीक है, और ब्रिटिश डायरेक्टली उन पे रूल नहीं करता था, ब्रिटिश इंडियंस को ही बोलता था कि भाई आप इंडियंस हो के इंडियन पे रूल करो। और ये सिस्टम धीरे धीरे एक अनटचेबिलिटी की तरफ लेके जा रहा था, बिकॉज एक मोरल मोरल ग्राउंड पे वो लोग अटैक,
ठीक है, हमारे अंदर एक ऊंच नीच भेदभाव क्रिएट करके, ताकि वो हमारे यहाँ से हमारा जो भी रिसोर्सेस है उसको लेके जा पाए। और ये अनटचेबिलिटी इतना भयंकर रूप ले रहा था कि जिसको कंट्रोल करना एक नामुमकिन हो रहा था। मतलब इस तरह का कॉन्सेप्ट बना रहा था, मैं आपको क्या बताऊं कि सेम तालाब में पानी नहीं पी पाएगा। जैसे पुराने जमाने में तालाब होता था, तालाब समझते ना सर, पॉन्ड। हाँ, अगर मानो जैसे ओडिशा में अभी भी प्रॉब्लम में कहीं कहीं दिखा मैंने, वेस्ट बंगाल में भी था, बट रिसेंट ट्रेंड में थोड़ा कम हुआ है। ठीक है, गांव साइड में अभी भी कहीं कहीं है सर। एक अगर पॉन्ड है मानो, ठीक है, तो उस पॉन्ड के अंदर अगर मानो कि कोई जमींदार एक तरफ है या ब्राह्मण जो थोड़ा सा अपर कास्ट, ठीक है, अपर कास्ट है, तो जिस घाट में अपर कास्ट पानी लेगा उस घाट से लोअर कास्ट नहीं ले सकता। ये एक्चुअली और कुछ नहीं था, ये बस समाज के अंदर भेदभाव को और बढ़ावा देने का एक कॉन्सेप्ट में काम किया, ताकि ऊंचा नीचा करके ब्रिटिश अपना काम बनाते रहे। वो लोग कभी भी इस मैटर को सुधारने के लिए सोचा नहीं था, एक दो को छोड़ के। जो भारत को प्यार कर लिया था, डिलोजियो जैसे बहुत ही कम लोग आपको मिलेगा। ठीक है, तो वेरी फ्यू सर, वेरी फ्यू, मतलब ऐसे इंसान जो भी है, जैसे डेविड हेयर, डिलोजियो, ऐसे दो चार आपको नाम सुनने को मिलेगा। बाकी सभी कोई भारत को लूटने का ही। और अगर वो लोग अगर दो तीन अगर ब्रिटिश में से कोई अच्छे थे, तो ज्यादातर खराब थे वो लोग, उनके अगेंस्ट में जाके कुछ कर ही नहीं पाता था। सो डे बाई डे और बढ़ता गया ये अनटचेबिलिटी। और वो अभी भी हमारे देश में, बिहार में आज भी दिखता है, यूपी में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आज भी है। ठीक है, बंगाल बंगाल में भी आज भी कहीं ना कहीं है। ठीक है, अगर आप गांव साइड में जाओगे ना, आपको आज भी दिखेगा ऊंच नीच छुआछूत। ठीक है, और ये अनटचेबिलिटी को धीरे धीरे खत्म करने का एक फिर से बेड़ा उठाया गया, भाई ये सब खत्म करो। समझ में आ रहा है सर संविधान किस तरह से कोशिश करने पे लगा हुआ है? लास्ट क्लास में इसी मैटर को बात कर रहा था आप लोगों के साथ, याद आ रहा है क्या? हाँ सर। अभी आप देखो कि आर्टिकल 14 किस तरह से इस मैटर पे बात करता है। आपको थोड़ा सा ये आर्टिकल नाम वगैरह याद रखना है। इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। सो आर्टिकल 14 इस पे बात करता है। आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India। अगर देश भारत है, टेरिटरी भारत का है, उसके अंदर सबको इक्वल है। As is evident, Article 14 guarantees to every person to the right to equality before the law or the equal protection of the laws। कोई आप किसी के मन में चल रहा होगा, सर क्या सच में ऐसा होता है? ठीक है, नहीं सर, पहले से तो काफी बेहतर हुआ है। बाकी सर जितना समाज सुधार होगा, समाज सुधार समझते हो? समाज सुधार का मतलब होता है कि सोसाइटी डे बाय डे इंप्रूव करे। बट हमारे नजर में तो आजकल सोसाइटी ऐसा है कि जिसके पास पैसा है सोसाइटी उसके तरफ है, पुलिस पॉलिटिक्स सब उसके तरफ है। मतलब आज का सिचुएशन कास्ट पे नहीं है, आज का सिचुएशन SC ST OBC, ठीक है, अपर कास्ट लोअर कास्ट पे नहीं है। आजकल पैसा वाला और कम पैसा वाला, ऐसा हो गया ना डिस्क्रिमिनेशन। हेलो, अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ सर। आज का Yes, डिस्क्रिमिनेशन, हाँ आजकल ये सब अपर कास्ट लोअर कास्ट शेड्यूल ट्राइब ये सब में कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल डिस्क्रिमिनेशन पैसा वाला पैसा कम वाला ऐसा वाला हो गया। लेकिन सर डिस्क्रिमिनेशन इज डिस्क्रिमिनेशन। अब मेरे को लगता है कि इस मैटर पे संविधान को कुछ करना चाहिए, अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। अगर जो भी रूल तोड़ेगा उसको सजा देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। ये डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव क्यों करेगा? मैं कल ही एक रीड कर रहा था, चौधरी चरण सिंह नाम सुने आप लोग? भारत के सीएम थे, सॉरी पीएम थे, भारत के सीएम बोल दिया, पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर 79 के टाइम पे। सर आप लोग नाम सुने हो सर चौधरी चरण सिंह के? किसी ने नहीं सुना होगा? चौथा नाम सुने चीज है सर। दिस इज द पर्सन सर, ठीक है, चौधरी चरण सिंह, 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बहुत कम नाम आता है इनका। ठीक है, ये एक्चुअली नेहरू गांधी फैमिली के मतलब सामने ना बाकी किसी का नाम सामने आता ही नहीं है। ये तो भारत का दुख है सब। हाँ ये फर्स्ट बोलो। जाट प्राइम मिनिस्टर है इसीलिए।
ठीक है, वही है सर, ठीक है, जाट फैमिली से है। मतलब बात ये, कोई इनके बारे में बात करता ही नहीं है। वही तो, इसीलिए तो मैं बोला, बात सिर्फ एक एक फैमिली के ऊपर क्यों आ जाता है। ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा दुख है। इंडिपेंडेंस के बाद भारत को एक फैमिली ने रूल किया, जो एक जैसे कि राजा का शासन होता है उसी तरह। ये सबसे बड़ा दुख है। और लोगों को लगता है कि भाई क्या क्या दिन है भारत का। कुछ लोग हैं, मेरे फैमिली में ही है, कई बार तो मैं अपने पेरेंट्स से लड़ लेता हूँ। हाँ, कई बार बोलते हैं कि नहीं, इसके शासन में, इंदिरा गांधी के शासन में, राजीव गांधी के शासन में, मैं बोली भाई शासन छोड़ो भाई, इनका सबसे बड़ा खराब चीज है इनका परिवारवाद। ठीक है, कि अभी ये परिवार के बाहर किसी को क्रेडिट देना नहीं चाहा और देने का कोशिश भी नहीं किया। ये सबसे बड़ा दुख का बात है। ठीक है, तो चौधरी चरण सिंह का एक छोटा सा कहानी मैं पढ़ रहा था कि इन्होंने एक बार उत्तर प्रदेश में एक जगह में, आप देख सकते हो जैसे अभी अभिषेक ने बोला कि सर भारत का पहला जाट प्राइम मिनिस्टर है, रूरल एरिया से था। ठीक है, जैसे आज के डेट में हमारा जो भी प्राइम मिनिस्टर वो भी गांव से ही है। ठीक है, वो भी अदर बैकवर्ड कास्ट से है मोस्ट प्रोबेबली। एग्जैक्टली नहीं मुझे पता कि मोदी जी सच में अदर बैकवर्ड कास्ट है कि नहीं, बट मोस्ट प्रोबेबली ओबीसी है। मतलब मोदी जी एज वेल एज हमारे करंट प्रेसिडेंट आल्सो। सो ठीक है, उसको छोड़ो अभी। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश में एक जगह में एक थाना में गया, उनको काफी दिनों से शिकायत आ रहा था। मतलब शिकायत मतलब समझते ना, मतलब बेसिकली बहुत ज्यादा ये आ रहा था कि कुछ थाने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि पुलिस आम आदमी को बेसिकली लूट रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हर बात बात में ब्राइब देना, हर बात बात में घूस देना, ये सिस्टम बहुत मुश्किल कर रहा था। तो इन्होंने यूपी में एक जहां से ज्यादा कंप्लेन आया था उस एरिया में गया, एक नॉर्मल किसान के भेष में, मतलब एक फार्मर्स के ड्रेस में थाने में गए और अपना कंप्लेन लिखाने के लिए बोला। तो बोला कि पहले 30 रुपीज ब्राइब दो। ठीक है, 30 या 35 रुपीज। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं मुझे ब्राइब तो नहीं देना है, और फिर वो चला जा रहा है। ठीक है, फिर वो बोला देखो देख लो भाई, मतलब वो थाने पे जो चौकीदार या कांस्टेबल या जो भी पुलिस थे, इंस्पेक्टर थे, उन्होंने बोला देख लो। फिर वो चला जा रहा है, फिर वो बोल रहे ठीक है 35 आपसे नहीं हो रहा है तो आप कम से कम 20 रुपीज या 25 रुपीज ही दे दो। ठीक है, 20-25 रुपया। तो फिर वापस आए, 20-25 दिए, और फिर वहां पर दस्तखत किए, एफआईआर दर्ज किया। ठीक है, जो भी उनका प्रॉब्लम था, किस कारण उनका, इन्होंने जो स्टोरी बनाया था वो बैल चोरी हो गया, मतलब गाय। ठीक है, उनका जो सांड है सर, जो खेती में लगता है ना, आप लोग समझते हो, जो खेती में गाय भैंस का जो यूज होता है, उनका कुछ बैल चोरी हो गया, इसके रिगार्डिंग कंप्लेन लिखाने गया था। फिर जहां पर उन्होंने साइन किया, साइन के जगह में उन्होंने अपना दस्तखत करके साइड में लिख दिया, स्टैंप लगा दिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बोल के। आप समझ रहे हो? तो ये बात इंस्पेक्टर को कुछ देर बाद समझ में आया। ठीक है, और जब समझ में आया तब उनका होश उड़ गया, और फिर उस पूरा का पूरा थाना को सर क्या कर दिया, सस्पेंड, पूरे थाने को। मतलब वो पुलिस चौकी नहीं रखा उन्होंने उस एरिया में, और एक भी ऑफिसर्स को उन्होंने छोड़ा नहीं, सबको हटा दिया। ऐसे प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए ना सर, ऐसा प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए जो समाज में सच में आगे। ऐसा सीन तो मैंने देखा था, एक मूवी देखा था मैं अनिल कपूर का, वन डे प्राइम मिनिस्टर के नाम पे, आई होप आप लोगों ने भी देखा होगा, नायक मूवी देखा था मैंने एक, अनिल कपूर का। ऐसा ही कहानी था, आप लोग देखा है? हाँ, वन डे प्राइम मिनिस्टर नायक, Yes, sir. है ना? तो देखिए सेम, हाँ सेम वही कहानी है। मुझे तो लगता है नायक मूवी में जो दिखाया गया वो एक्चुअली यही कहानी से लिया गया होगा। ज्यादा दिन तक तो इन्होंने प्राइम मिनिस्टर रहा नहीं है, फिर भी ये देख सकते हैं आप, 1979 28 जुलाई से 14 जनवरी 1980, चैंपियंस ऑफ इंडियन पेजेंट्स। बहुत ही, देखो तो इनके बारे में कभी किसी ने इतना पढ़ा ही नहीं। हाँ, कभी किसी ने पढ़ा ही नहीं, जाना ही नहीं, जानना चाहिए ना, जो भी हो। चलो छोड़ो। मैं क्यों बोला आपको बात कि हमारे देश में यही तो मेन प्रॉब्लम है। तो जो भी हो, आर्टिकल 14 of the constitution says that the state shall not deny to any person equality before the law or equal protection of the laws within the territory of India. As is evident, Article 14 guarantees to every person the right of equality before the law और the equal protection of the law. जैसे आज के डेट में पैसा का भेदभाव करते हैं ना, इसके रिगार्डिंग स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट को उनको कुछ करना चाहिए कि भाई आप पैसा देख के लोगों को जो भी करते हो ये कानूनन अपराध कराना चाहिए, और बदले में उनको सजा भी देना चाहिए। जिस दिन ऐसा सुधार होगा, इसको बोलते हैं समाज सुधार। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, जैसे एज ए बंगाली हम लोग बचपन से सुनते हैं कि पश्चिम बंगाल या बंगाल, ठीक है, तब तो पश्चिम बंगाल नहीं था, तो होल बंगाल,
भारत में कंससनेस बनाया था ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा, ठीक है। ब्रिटिश एरा में बंगालीज जाना जाता था कंससनेस बनाने के कारण, ठीक है, समाज सुधार के कारण। राममोहन रॉय, ठीक है, विद्यासागर, ठीक है, इस तरह स्वामी विवेकानंद, ठीक है। लेकिन मुश्किल का बात यह है कि इतने बड़े बड़े समाज सुधार जिस देश में जन्मा है, जिस देश में पैदा हुए हैं, इस देश का आज का हालत देखो आप। मुझे दुख लगता है कभी कभी कि जिस बंगाल में ऐसे बड़े बड़े महान, एक्चुअली तब का बंगाल इतना बड़ा था, ठीक है, मैं उस बंगाल को थोड़ा छोड़ देता हूँ जो आज बांग्लादेश बन गया है, ठीक है। आज उस बंगाल में क्या सिचुएशन है, ऐसे रियली दुख की बात है। समाज सुधार कहाँ है, ठीक है, वो एजुकेशन सिस्टम कहाँ है, वो लोगों का सोच कहाँ है, ठीक है। मैं ये नहीं बोलता कि फिर से विद्यासागर या रविंद्रनाथ टैगोर या राममोहन रॉय फिर से आएंगे, बट कम से कम कुछ तो लीगेसी होना चाहिए, कुछ तो लीगेसी होना चाहिए। बट लीगेसी तो पूरा पूरी गायब हो गया, छोड़ो। तो equality before the law, which is borrowed from the English common law, is declaration of equality of all persons within the territory of India, implying thereby the absence of any special privilege in favor of an individual. किसी को कोई privilege नहीं दे सकते आप। Every person, whatever be his rank or position, is subject to the jurisdiction of the ordinary courts. जैसे आज की डेट में ऐसा हो रहा है, कुछ सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है, जैसे सेंट्रल लेवल में बात कर रहा हूं मैं, जैसे किसी को नहीं छोड़ा जा रहा है सर। यस बैंक के ओनर को नहीं छोड़ा जा रहा है, राणा कपूर, हाँ, विजय माल्या को नहीं छोड़ा गया। आपको समझ में आ रहा है ना सर? विजय माल्या, किंगफिशर एयरलाइंस जैसे इतने बड़े बिजनेस टाइकून को नहीं छोड़ा गया। सजा मिल रहा है, कम से कम सामने आ रहा है। एनएससी के चेयरमैन चित्र रामकृष्णन को नहीं छोड़ा गया, कम से कम सामने आ रहे हैं, ये बात अच्छा है। और भी है, जितना भी गलत बड़े बड़े चेयर में बैठे हुए गलत लोग हैं, सबको ही सामने आना चाहिए, सब कोई, ठीक है, तभी ये संविधान का सही मतलब होगा। अदरवाइज कुछ वर्ड्स और रिटन लेटर जैसा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो जिस तरह से बड़े, जैसे सत्यम कंप्यूटर्स में स्कैंडल में पकड़ा गया था, ठीक है, पीडब्ल्यूसी का जैसे जो झमेला आप लोग पढ़े हो ऑडिट में और लॉ में बार बार सुनते हो, जो भी बड़े बड़े स्कैम हो, स्कैंडल्स हो, बड़े से बड़े जो भी, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि पैसा है तो कुछ भी करेगा, नहीं सर। जैसे कार्बी स्टॉक ब्रोकिंग कितना बड़ा घोटाला किया था, उनको भी नहीं छोड़ा गया। तो सर ये सेंट्रल गवर्नमेंट या रूल्स रेगुलेशन देश में सही होना तो हर काम सही रहेगा। जब देश में रूल्स रेगुलेशन, संविधान का बेसिकली कंटेंट ऑफ कोर्ट जो भी कुछ होगा, आप समझ लेना कि सब कुछ एकदम खत्म हो जाएगा। संविधान तो बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है, लेकिन लोग उसका पालन करें, इसके लिए लोगों के अंदर वो शिक्षा होना चाहिए, वो कंपैशन होना चाहिए। आजकल लोगों के अंदर ना कंपैशन है ही नहीं। कंपैशन समझते हैं ना आप लोग, बंगाली में लोग उसको बोलते हैं करुणा, ठीक है, या हिंदी में भी बोलते हैं करुणा। मतलब कोई किसी के प्रति कोई दया भाव ही नहीं है। मतलब कम से कम भाई एक करुणा तो रहे किसी के अंदर, वो गायब है। अब तुम अपने आप को पैसा बना के अगर ज्यादा पावरफुल समझते हो, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो क्या होगा? समाज आज नहीं तो कल खत्म हो ही जाएगा। फिर मारपीट, दंगाबाजी और क्या, कभी जात के नाम पे, कभी पैसे के नाम पे, यही होता रहेगा। द सेकेंड एक्सप्रेशन, द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। सेकेंड एक्सप्रेशन क्या बोला था? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो ये क्या बात बोल रहा था मैं? इक्वलिटी बिफोर द लॉ, जो आर्टिकल 14 हमें बताते हैं। सेकेंड एक्सप्रेशन बताते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, which is based on the last clause of the first section of the 14th amendment of the American Constitution से इसको लिया गया था। मतलब भीमराव रामजी अंबेडकर जी ने इनको बेसिकली अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लेके डिलीट किया था, that equal protection shall be secured to all persons within the territorial jurisdiction of the union in the enjoyment of their rights and privilege without favoritism and discriminations। कोई फेवरिटिज्म नहीं होगा कि भाई ये मेरे पार्टी को पैसा देता है, या फिर ये मेरे पार्टी में है, या फिर ये टीएमसी करते हैं, ये सीपीएम करते हैं, जो आजकल होता है। गलती को किस तरह से बंद किया जाता है, जैसे देखो ना, आदर्श बोल के कोई चीज आज की डेट में है नहीं। मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ। हमारे मैं वेस्ट बंगाल के बारे में ज्यादा जानता हूँ, मैं इसीलिए बोलता हूँ। आदर्श का एक कॉन्सेप्ट होता था कि भाई आइडियोलॉजी, ठीक है, या आइडियल, ठीक है। आजकल आइडियल कुछ नहीं होता। जैसे अगर मैं पॉलिटिकल बात इसलिए कर रहा हूँ, देखो एक टाइम पे वेस्ट बंगाल में टीएमसी, सॉरी सीपीआईएम था, ठीक है। बाद में जो लोग सीपीआईएम छोड़ के टीएमसी में आया, ठीक है, जब टीएमसी पावर में आया 2011 में, तो सीपीएम के बहुत सारे जो वर्कर्स है वो अपना पेट बचाने के लिए हो या जान बचाने के लिए हो टीएमसी में आ गए। फिर रिसेंटली आप लोगों ने देखा, जो वेस्ट बंगाल के अंदर बीजेपी आने का एक चांस चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि शायद बीजेपी पावर में आएगा। टीएमसी से भर भर के लोग, जिनको डर लग रहा था कि शायद ममता दीदी नहीं रहेंगे, टीएमसी चला जाएगा, वो लोग बीजेपी में ज्वाइन कर रहा था। फिर कुछ दिन बाद आप देखो
जैसे बीजेपी पावर में नहीं है फिर वो लोग टीएमसी में चले जा रहे हैं, ये क्या है? अगर इसको पॉलिटिक्स बोलते हैं तो आप लोग ना आंख बंद करके रहो। मैं तो बोलूंगा कि ये पॉलिटिक्स का जो कॉन्सेप्ट आपके सामने मतलब बेसिकली प्रेजेंट हो रहा है ना, ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ये बेसिकली अपना अपना पेट भरने का, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है, इसको पॉलिटिक्स नहीं कहते, ठीक है। मतलब आदर्श बोल के कोई चीज है ही नहीं। आइडियोलॉजी बोलते हैं ना, आइडियोलॉजी पूरा खत्म। किस बात का आइडियोलॉजी? कोई आइडियोलॉजी नहीं है, बस पेट भरने का और फेवरेटिज्म लेने का, ठीक है। मैं कुछ भी करूंगा স্যার শুধু मैं। পাল্লাবাড়ি, हाँ बोलो। শুধু স্যার যেদিকে পাল্লাবাড়ি हाँ সেদিকে वही ना। মানুষ দৌড়াচ্ছে। हाँ वही मतलब बेसिकली वो क्या चाहते নিজের हैं? কোনো আবেগ কিছু हाँ वही वही बात संपत, फेवरेटिज्म, यही तो चाहिए सबको। तुम जिस पार्टी में रहोगे, जिस पार्टी का झंडा पकड़ोगे, उस पार्टी तुमको शेल्टर दे देगा, तुम्हारा गलती को माफ कर देगा। तुम बाइक लेके रास्ते में मारपीट करोगे, तुम बाइक लेके रास्ते में उल्टा सीधा करोगे, जैसे दिखता है सर, आप सबको दिखता है, मुझे भी दिखता है, ठीक है। कुछ भी कर रहा है बाइक चला के, क्या क्या मतलब इतना भीड़ भाड़ में क्या जोर से बाइक रेस कर रहा है। हाँ किसी को धक्का भी दे दिया, कुछ नहीं बोलेगा, क्यों? उसका पापा बहुत पैसा कमाते हैं, टीएमसी करते हैं, व्हाट इज दिस? या बीजेपी करते हैं, किसी दूसरा स्टेट का बात हो तो, या फिर कोई दूसरा स्टेट का बात हो तो, जो भी हो, मतलब दिस इज व्हाट? ये फेवरेटिज्म, ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? भाई गलती तो गलती है, सबका गलती इक्वल होना चाहिए, बट ऐसा क्यों नहीं करता? बिकॉज हमारा शिक्षा खत्म हो गया सर, एजुकेशन सिस्टम पूरा डब्बा बन चुका है। आप भी जानते हो, मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन वही तो सर, ये कॉन्स्टिट्यूशन को डे बाई डे क्या कर देगा? खत्म कर देगा। संविधान बोल के कोई चीज काम का ही नहीं रहेगा सर, जिस तरह से समाज व्यवस्था बन रहा है। Article 14 applies to all person and is not limited to citizens. The corporations which is jurisdict person is also entitled to the benefit of this article. Chiranjit Lal Chaudhary versus Union of India, All India Reporting 1951, Supreme Court 41 में ये केस बना था। The right to equality is also recognized as one of the basic features of the Constitution. Indra Sahai versus Union of India, AIR 2000, ये केस बना था। मतलब इसमें ये पता चल मतलब प्रूव किया गया था कि लॉ सबके लिए समान होगा एंड ऑल पर्सन एंड इज नॉट लिमिटेड टू सिटीजन। मतलब किसी के लिए लिमिटेशंस पे नहीं काम करेगा, सबके लिए अनलिमिटेड में काम करेगा। किसी भी तरह का फेवरेटिज्म, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, लॉ भेदभाव नहीं करता है, चाहे आपका रैंक कुछ भी हो, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। तो आर्टिकल 14 दो कॉन्सेप्ट में बात किया सर। एक बार बोला लॉ के सामने सब समान, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, एंड सेकंड कॉन्सेप्ट में बात किया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, लॉ को भी इक्वल प्रोटेक्शन चाहिए सबके लिए। फिर बात आता है सर प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन एटसेट्रा, जिसके बारे में बहुत बार बात किया। बस आपको मैं आर्टिकल 15 सबसेक्शन 1 इसमें ये बात लिखा हुआ है कि आप या हम या कोई भी भारतीय किसी को भी रिलीजियस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, चाहे वो जाति के आधार पे भी नहीं कर सकता, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, जो भी जाति के हो, जो भी धर्म के हो, ठीक है। ऊंच नीच, छोटा जात, नीचा जात, ऐसा बोल के कोई चीज है ही नहीं, ये ऑल आर ह्यूमन बीइंग, ठीक है। जो स्वामी विवेकानंद जिस कारण से चिकागो धर्म महासभा में इतना इतना नाम विवेकानंद को क्यों मिला था सर? बिकॉज वो हिंदू रिलीजियस को रिप्रेजेंट करने चिकागो गए थे। साउथ इंडियंस और राजस्थान के कुछ राजाओं ने, ठीक है, स्पेशली साउथ इंडियंस पीपल, ठीक है, दक्षिण भारतीय पीपल, तमिल एंड केरलियन पीपल एंड राजस्थानी राजाओं ने उनको हेल्प किया था। विवेकानंद का नाम विवेकानंद राजस्थान का ही एक राजा दिया था। पहले विवेकानंद का खुद का सन्यास नेम ना कुछ और था, मैं आपको बता दूं। विवेकानंद नाम बाद में एक राजस्थान का राजा, मोस्ट प्रॉब्ली खेतड़ी के राजा, खेतड़ी राजस्थान का एक छोटा सा राज जगह, मतलब बेसिकली राजा का जगह है राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान का राजा और साउथ इंडियन पीपल, ठीक है, दैट तमिल, केरलियन एंड आंध्र पीपल, ये लोगों ने विवेकानंद को चिकागो जाने के लिए सारा का सारा बंदोबस्त किया। आपको एक स्पेशल बात बताऊं सर, मैं कुछ दिनों से कन्याकुमारी के बारे में थोड़ा सा स्टडीज कर रहा था। एक्चुअली जब भी ट्रेन में थे ना, अभी रास्ते में, तो साउथ में जा रहे थे, तो साउथ के बारे में जानने का कोशिश कर रहे थे, तो कन्याकुमारी के बारे में थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे थे। आप लोग कन्याकुमारी जानते हो सर? हेलो, भारत का अंतिम छोड़ जानते हैं कि नहीं जानते? सुने होंगे, जरूर सुने होंगे, यस Yes, sir. है ना। कभी मौका मिले, अगर कोई नहीं गए हो तो जरूर जाना, और अगर इससे पहले सिर्फ ऐसे ही देखने गए थे, नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे ना, इसका मतलब समझ के जाना तो और ज्यादा अच्छा लगेगा।
ये विवेकानंद रॉक है, ये जो रॉक है ना, इस रॉक का नाम है विवेकानंद रॉक। ऐसे मैं तो कन्याकुमारी नहीं गया था सर इस बार, मैं तो कोयम्बटूर गया था डॉक्टर के लिए, कुछ फैमिली में किसी को दिखाने के लिए। ये कन्याकुमारी में ये जो रॉक है, ये हमारे जो जहाँ पर 3 सागर मिला है, भारत महासागर मतलब इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, जो समुद्र तट से 500 मीटर दूरी में है, मतलब ऑलमोस्ट 500-600 मीटर, मतलब समुद्र के अंदर है। आज से काफी साल पहले, मतलब 100 साल पहले, 1900 के आसपास के टाइम पे विवेकानंद यहाँ पर पहुंचे थे। एक्चुअली विवेकानंद को यहाँ पर मोक्ष प्राप्त हुआ था। मोक्ष प्राप्त इन द सेंस वो नॉलेज जो एक इंसान को भगवान का दर्जा देता है। एनलाइटमेंट बोलते हैं उसको इंग्लिश में, ठीक है। एनलाइटनमेंट का मतलब ये होता है कि आपको वो नॉलेज आ जाता है कि आप दुनिया में वो कर सकते हो जो एक भगवान या एक देवता रूप में ही लोग कर सकते हैं। इसको समझना इतना आसान नहीं है कि 3 दिन 3 रात तूफान सामने था, साइक्लोन आया था, ऐसे हालत में विवेकानंद यहीं पर डट के बैठे थे और मोक्ष प्राप्ति किया था। 3 दिन 3 रात, 3 days 3 night लगातार समुद्र के ऊपर बैठ के, ऊपर से तूफान आंधी सब कुछ लेके समुद्र के ऊपर। फिर भी विवेकानंद को एक एक मतलब आंधी भी, फिशरमैन पागल हो गए थे, दूर से देख रहे थे, बोल रहा था ये साधु तुम पागल तो नहीं हो गए, इस तरह से अपने टैमिलियंस में बोल रहे थे। विवेकानंद को कोई नहीं रोक पा रहा था। बाद में ये रॉक विवेकानंद रॉक के नाम से वहां पर प्रसिद्ध हो गया। लेकिन इस रॉक को बनाने में भी बहुत मुश्किल हुआ। मतलब ये जो यहाँ पर टेम्पल बना है, जो ध्यान का जो घर बना है, यहाँ पर जाओगे ना, यहाँ पर बेसिकली मेडिटेशन सेंटर्स वगैरह सब कुछ है, ठीक है। तो और ये जो टेम्पल बना है, ये बनाना इतना आसान नहीं था। 1971 में कुछ तमिल पीपल और जो रामकृष्ण मिशन मिलके कोशिश किया, तो वहां पर भी राजनीति, वहां पर भी राजनीति। लेकिन विवेकानंद यहीं से समझ में आ गया था उनको कि अगर दुनिया में कुछ फैलाना है तो वो ह्यूमैनिटीज, ठीक है, मानव धर्म, और वो सबसे जरूरी है कि इंसान का कदर करना। और वही बात यहाँ पर बार बार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी प्रूव करने का कोशिश कर रहा है कि हमें रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, किसी भी मैटर में डिस्क्रिमिनेट किसी को भी नहीं करना है। हाँ, आइडियोलॉजी अलग हो सकते हैं, उसको लेके वाद विवाद भी हो सकता है, ठीक है, जरूर हो सकता है, लेकिन ह्यूमैनिटीज के ऊपर कुछ भी नहीं। ये बात जिस दिन लोगों को समझ में आ जाएगा, उस दिन संविधान भी सक्सेसफुल हो जाएगा। ये सुनो, है ना। लेकिन क्या है ना, कुछ लोग इसी को मुद्दा बना लेते हैं, पॉलिटिक्स करके इसको और उकसाते हैं सर, इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, उकसाई का काम करते हैं। रेस, जाति के आधार पे काम करते हैं कि हमारे जाति के लिए क्या किया, ऐसे ऐसे हमारे देश में है भड़कावा राजनीति, जानते हो, ठीक है। ये जो हमारे इंडिया के पश्चिम कोने में, मतलब उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स, पंजाब, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है जानते हो आप लोग? पंजाब का प्रॉब्लम ये है कि यहाँ का लोगों को लगता है कि भारत उनके लिए कुछ नहीं किया। अच्छा, भारत आपके लिए क्या करेगा? सवाल ये उठना चाहिए ना कि आप भारत के लिए क्या किए। हाँ सर, पंजाबी कम्युनिटीज में एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ है कि भारत हमारे लिए क्या किया। क्यों? भारत आपका नहीं है, बट इसके लिए ये लोग चाहते हैं कि इनके लिए यहाँ पर कुछ सेपरेटिस्ट है सर। सेपरेटिस्ट समझते हो? जो पंजाब को पाकिस्तानियों के साथ मिलके, जिनका फंडिंग कनाडा से आता है, एंड दे वांट सेपरेट पंजाब फ्रॉम इंडिया। क्यों? क्योंकि इन्हें लगता है, बिकॉज वो कुछ कनाडियन पीपल जो पंजाब से बाहर निकल के बहुत पैसा कमाया, वो पंजाब को रूल करना चाहता है। उनको लगता है कि हम पंजाब पे राज करेंगे और पंजाब को भारत से बाहर करेंगे। और नाम क्या दिया सर? खलिस्तान, ठीक है, खलिस्तान। मतलब अगर मतलब क्या बोलूं मैं आपको, मतलब कुछ ऐसे ऐसे लोग भी हैं, मतलब ये हर एक पंजाबी का बात नहीं किया मैंने, ठीक है, सेपरेटिस्ट माइंड के जिन लोग हैं जो ऐसे सोचते हैं कि भारत उनके लिए क्या किया। अरे भाई, तुम कभी ये सवाल तो करो कि तुम अपने देश के लिए क्या किए। अरे कुछ नहीं तो कम से कम ह्यूमैनिटीज को तो रखो, बाकी छोड़ो। तो बात यही है सर कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन जहां पर भी हो, चाहे रिलीजियन हो, चाहे रेस हो, चाहे कास्ट हो, चाहे सेक्स हो, चाहे प्लेस ऑफ बर्थ हो, या एनी ऑफ देम, कुछ भी हो, यही तो प्रॉब्लम है। जब जब हम लोग ये सब चीज पालन नहीं करते, तब तक भारत को तोड़ने का ही काम करते हैं। तो 15 सबसेक्शन 1 इस मैटर पे काम करते हैं। अब आगे 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 मैं क्यों आपको बार बार भारत को जोड़ने के बारे में बात कर रहा हूँ जानते हो? अब 2 मिनट सुनो, आपको पता चल जाएगा कि बार बार ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ। Article 15 subsection 2 lays down that no citizen shall be subjected to any disability
रेस्ट्रिक्शन और कंडीशंस विद रिगार्ड टू एक्सेस टू शॉप्स, ठीक है। सेक्शन 15 सबसेक्शन 2, आपको कोई दुकान जाने में नहीं रोक सकता, पब्लिक रेस्टोरेंट में जाने में नहीं रोक सकता, ठीक है, होटल्स में जाने से कोई नहीं रोक सकता, पब्लिक एंटरटेनमेंट करने से कोई नहीं रोक सकता। सर ये भी था क्या कभी? हाँ सर, ये भी था। बड़े होटल बड़े लोगों के लिए, हाँ तुम नीचा जात का लोग यहाँ क्या कर रहे हो, ठीक है। जो पुराने ब्रिटिश जमाने में जैसे थे ना, ब्रिटिश क्या लिखते थे? हाँ सर, ब्रिटिश अपने घर के सामने क्या लिखते थे जानते हो? ऑफिस के सामने, आप ही बताओ, आप लोगों को पता होगा। इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, पता है कि नहीं है? इस तरह से लिखते थे सर, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। ये ब्रिटिश अपने ऑफिस के सामने लिखता था सर। ये देखो, रॉयल शिमला क्लब दिखाई दे रहा है सर, रॉयल शिमला क्लब के सामने क्या लिखा हुआ है? डॉग्स और इंडियंस नॉट अलाउड। ऐसा ट्रीटमेंट था हमारा, आपको मैं क्या बताऊं। ये देखो, इसका बहुत इमेज मिल जाएगा आपको, इंडियंस डॉग्स नॉट अलाउड, इसका इमेज आज भी मिलता है। मतलब सोचो कि उस टाइम पे क्या था, तब तो हकीकत था। सर ये सिचुएशंस वहीं से आया है, और इसलिए बाद में 15 सबसेक्शन 2 में लिखना पड़ा, no citizens shall be subjected to disability restriction or conditions regard to access to shops, public restaurants, hotels, place of public entertainments, or the use of wells, tanks, bathing huts, roads, place of public resort, maintained wholly or partially out of state funds or dedicated to the use of general public. जो जनरल पब्लिक के लिए है वो जनरल पब्लिक के लिए होगा सर, इसीलिए इतना सारा डिटेल्स में लिखना पड़ता है कॉन्स्टिट्यूशंस को। आगे चलो देखते हैं, आर्टिकल 15 सबसेक्शन 3, 15 सबसेक्शन 4, 15 सबसेक्शन 5, 15 सबसेक्शन 6 क्रिएट सर्टेन एक्सेप्शंस टू द राइट गारंटेड बाय, राइट गारंटेड बाय। देखते हैं क्या है। आर्टिकल 15 1 सबसेक्शन 1, 15 सबसेक्शन 1, 15 सबसेक्शन 2, आर्टिकल 15 सबसेक्शन 3, that state can make special provisions for women and children. Yes, जैसे बहुत सारे स्टेट्स में वुमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए बहुत सारा प्लान चलता है। इट इज अंडर द प्रोविजन दैट कोर्ट्स हैव upheld the validity of legislation or executive orders discriminating in favor of women, और वुमेन के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस प्रभाकरन 1997 में केस बना था, ठीक है। वुमेन डिस्क्रिमिनेशन हमारे देश में बहुत ज्यादा था, बिकॉज हमारे देश में एक प्रॉब्लम हो गया था, मेल डोमिनेशन जरूरत से ज्यादा, ठीक है, ठीक है। और एक चीज ये बहुत बहुत महान लोगों ने भी किया, मैंने थोड़ा विवेकानंद को थोड़ा बहुत स्टडी किया, तो उन्होंने भी बार बार एक जगह में बोलते हैं, और ये एक्चुअली इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा पुराना जो वेद वेदांत बार बार एक ही बात करते हैं। इसीलिए हम लोग, आप देखिएगा, हम लोग इतने सारे, आज हम लोग कई बार सवाल उठाते हैं कि हम लोग जब भी पूजा पाठ करते हैं, सब देवी देवता के, मतलब देवी का पूजा बहुत करते हैं हम लोग, हमारे देश में इतना देवी का पूजा करते हैं, फिर भी घर में माँ बहन जैसे इतना देवी है, माँ बहन बहू, ठीक है, फिर भी उनका रेस्पेक्ट नहीं करते हम लोग, ठीक है। रेस्पेक्ट का मतलब क्या है? रेस्पेक्ट का मतलब ऑल एंगल से रेस्पेक्ट, मतलब जैसे कि मैं कुछ दिन पहले राजस्थान विजिट किया था, तो वहां पर मुझे एक बहुत ही अच्छा चीज दिखा सर। चाहे बस में कितना भी भीड़ हो, कितना भी भीड़ हो, अगर बस में लेडीज है ना, कोई भी जेंट्स उठ के उनको जगह दे देता है, कोई भी जेंट्स। सीट में लिखने का जरूरत ही नहीं है कि सीट लेडीज के लिए है या नहीं है। आप मेरा बात समझ पा रहे हैं सर? हेलो, मतलब दिस इज द रेस्पेक्ट कि भाई लेडीज, इसका मतलब ये नहीं कि लेडीज को इंसल्ट करना। एक्चुअली लेडीज सर थोड़ा शरीर से वीक नहीं होते, मतलब उनको जगह मिलना चाहिए, बिकॉज जेंट्स किसी भी पॉइंट से वो एडजस्ट कर सकते हैं भीड़ के अंदर। तो लेडीज हो या अगर गोद में बच्चा हो लेडीज के, ठीक है, कोई माँ है, ठीक है, उनको जगह दे देना चाहिए। बट हमारे कोलकाता में मैं देखता हूँ इतना आसानी से नहीं देता, कोई कोई कभी कभी देता है, या फिर लेडीज सीट बनाना पड़ता है जहां लेडीज को जाके बोलना पड़ता है कि ये लेडीज सीट है, समथिंग लाइक दैट, बहुत कम दिखता है। तो ये ह्यूमैनिटीज है जो लेडीज के सम्मान के लिए है, ये होना चाहिए। हाँ हाँ बोलो স্যার, মেট্রোতে সিনিয়র সিটিজেনদের এসে জায়গা দিতে গেলে স্যার ওদের গায়ে জ্বালা দেয়। सीनियर सिटीजन के जगह देते गए সিনিয়র সিটিজেন, वही तो হ্যাঁ স্যার, নিয়ে দেখে দিয়েছে, আমার সাথে ঝামেলা হয়েছিল একবার। একটা ইয়ং ছেলে বসে আছে, একটা সিনিয়র সিটিজেন এসে খুব লাঠি নিয়ে উঠেছে, তিনি বসতে দিচ্ছে, লোকটা বলছে ভাই একটু সরে যাবে, লাস্টে বলা যে দাদা তুমি ওটা ওকে বসতে দাও ওনাকে।
তুমি বলছো যে সিনিয়র সিটিজেন পড়তেছিল নি, তা আমাদের তাকিয়ে আছে বড় বড় করে। अब क्या बोलेगा बोल। अब ये सब चीज अगर लोगों को सिखाना पड़े तो क्या, मतलब किस तरह से हम नॉर्मल नॉर्मल डिस्क्रिमिनेशन को हटा सकते हैं, ठीक है। क्या बताऊं सर, लोगों का सोच बहुत खराब हो रहा है सर। संविधान तो लिख तो दिया बहुत सारा चीज, लेकिन संविधान को पता भी है कि इसको पालन करने के लिए लोगों के अंदर क्या शिक्षा होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो रहा है ना, जैसे एक कहावत है ना सर, मतलब बेसिकली बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, है ना। मतलब आप अदरक जैसे इतने मतलब सुंदर एक खुशबू वाला एक बेसिकली कौन मतलब किचन में यूज किया जाता है, हाँ वेजिटेबल्स बोलो जो भी बोलो, ठीक है। बट आप सोचो कि अब बंदर को क्या पता। तो ऐसा हो गया कि संविधान इतना सुंदर करके हर एक बात को लिखता है, लेकिन हम लोग रह गए बंदर, हमें अदरक का स्वाद पता कैसे चलेगा। इट्स लाइक दैट। तो 15 subsection 4 permits the state to make special provisions for the advancement of socially and educationally backward classes of citizens। yes, उनको सामने लाना है जो socially and educationally backward classes of citizens है, scheduled caste and scheduled tribes को भी आगे लाना है। SC कैटेगरीज में काफी डेवलपमेंट हुआ है। अब मुझे लगता है, मैं कभी कभी सोचता हूँ, मुझे पूरा भारत का तो पता नहीं, पर जितना मैं वेस्ट बंगाल में देखता हूँ SC कैटेगरी में जितना डेवलपमेंट हुआ है, इस हिसाब से अभी धीरे धीरे कुछ एबोलिश करने का टाइम आ गया है, ठीक है। ट्राइब्स में अभी भी है, लेकिन अभी मेरे को ऐसा लगता है कि आइडेंटिफिकेशन कॉन्सेप्ट को थोड़ा बदलना चाहिए। मतलब आप थोड़ा सा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को नजर डालो कि जिनका आर्थिक स्थिति ड्यू टू एनी रीजन खराब हुआ है, अब उनको सामने लाने के लिए कुछ करो, उसके लिए रिगार्डिंग काम अच्छे से होना चाहिए, ना कि सिर्फ कास्ट और इसके बेसिस में, ठीक है। बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो SC है बट उनके पास काफी अच्छा पैसा है, फिर भी वो फैसिलिटीज लेते हैं। सो ये थोड़ा सा चेंज होने का टाइम आ गया है। Article 15 subsection 5 inserted in the Constitution of India by the Constitution's 93rd Amendment Act 2005 permits the state to make special provisions for the advancement of any socially and educationally backward class of citizen or for the scheduled caste or for scheduled tribes insofar as such special provisions relate to their admission to educational institutions। yes sir, SC ST या economically या socially backward classes को educational institutions में सामने लाना पड़ेगा, बिकॉज ये लोग नॉर्मल जो अपडेटेड एजुकेशन से बाहर रह गए हैं। प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे भी इनको थोड़ा सा कोटा देना पड़ेगा, ठीक है। वेदर एडेड और अनएडेड बाय द स्टेट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट उनको हेल्प करे या ना करे। मतलब कहीं सारा इंस्टीट्यूशन ऐसे है जहाँ स्टेट गवर्नमेंट उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, लेकिन कहीं पर ऐसे होते प्राइवेट है तो उनको पैसा देना पड़ता है, बट फिर भी आपको कोटा देना पड़ेगा, ठीक है। अदर देन दी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अच्छा माइनॉरिटी लाइक मुस्लिम क्रिश्चियंस के ऊपर बेसिकली जो बना गया इंस्टीट्यूशन है वहां पर SC ST को नहीं, नॉर्मल जो हमारे देश का है माइनॉरिटी के लिए जो अलग से रिलीजियस बेसिस पे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहां पर नहीं होगा, ठीक है। रेफर टू इन क्लॉज 1 और आर्टिकल 30 में लिखा हुआ है, ठीक है। फर्दर आर्टिकल 15 सबसेक्शन 6 इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 103rd अमेंडमेंट में 2019 में प्रोवाइड्स दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल और सब क्लॉज G or subclause I of the article 19 or clause 2 of article 29 shall prevent the state from making any special provisions for advancement of any economically weaker sections of citizen other than the class mentioned in the class 4 and 5। तो जो भी है बेसिकली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को सामने बेसिकली फॉरवर्ड करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए रखा गया है आर्टिकल 15। इसके बारे में बहुत बात किया है। धीरे धीरे हम लोग सर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जिसके बारे में शुरू में बात कर रहा था स्टार्टिंग में सर। आर्टिकल 16 सबसेक्शन 1 guarantees to all citizens equality of opportunity in matters relating to employment or appointment of office under the state। इसमें भी प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम तो छोड़ो, कॉन्स्टिट्यूशन तो बताते हैं सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी। आर्टिकल 16 सबसेक्शन 2 सर, अब कोई बोलेगा सर SC ST OBC में स्पेशल छूट जो दिया जाता है, हाँ सर वो तो है ना, वो संविधान उसको एक्सेप्शनली रखा है कि जॉब में उनको थोड़ा स्पेशल एरिया दिया जाएगा, बिकॉज वो इतना दिन कोई भी फैसिलिटीज के सामने नहीं आ पाया था ड्यू टू एनी रीजन। अब थोड़ा बहुत उनको सामने लाने का या उनको थोड़ा फैसिलिटीज देने का समय आ गया था, लेकिन फिर से ये एरिया काफी डेवलप हुआ है। स्पेशली मैं शेड्यूल कास्ट रिगार्डिंग बोलूंगा जितना मेरे को लगता है, ठीक है। बाकी बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं जो इस लेवल में काम करते हैं, दे नो कि कितना गैप कंप्लीट हुआ है। अब कंप्लीट हो गया है तो राजनीति बंद करो और तुरंत एक्शन लिया जाए, है ना। जब 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 कंप्लीट हो जाता है ना, तब वोट बैंक के लिए और काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। तब उसको एक्शन लेके अगर जो भी पर्पस था फुलफिल हो गया है तो अब खत्म कर देना चाहिए।
है ना। अब इसको लेके राजनीति उठा के कोई फायदा नहीं है। अब जेन्युइन, अब मैं बार बार एक ही चीज बोलूंगा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को आइडेंटिफाई करो और उनको सामने लाने के लिए जो भी प्रोविजंस है उसको डेवलप करो, फैसिलिटीज जो भी देना है उनको दो, ठीक है। उसके लिए उनका आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ बनाओ। सिर्फ SC ST कॉन्सेप्ट के ऊपर नहीं बैठना चाहिए। इवन ST भी बहुत सारी जगह में मैंने देखा, मेरा भी कुछ फ्रेंड्स हैं ST हैं, बट दे आर काफी डेवलप, बहुत डेवलप है, ठीक है। इकोनॉमिकली दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, फिर भी वो बेनिफिट क्यों लेगा? ऑब्वियसली इट्स अ बिग क्वेश्चन। मेरा भी वही क्वेश्चन है, अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो गए हो, ठीक है, जो पुराने डिसीजंस के कारण, अब आप और वो बेनिफिट नहीं ले सकते, है ना। तो इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए। Article 16 subsection 2 prohibits discrimination against a citizen on the grounds of religion, race, caste, sex, descent, place of birth or residence, whatever. However, there are certain exception provided in Article 16 subsection 3, 16 subsection 4, 16 subsection 5. कुछ exceptions पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि SC/ST कैटेगरीज में आपको मैं जो बात कर रहा था। Parliament can make law. Parliament can make law. क्या law बना सकते हैं? In regard to class or classes of employment or appointment to an office under the government of a state or union territory, under any local or other authority within the state or union territory, residents within the state or union territory, prior to such employment or appointment shall be essential qualifications. किसी को भी कर सकते हैं, उसके लिए special law भी बना सकते हैं। 16 subsection 3. A provisions can be made for the reservations of appointment, reservations, ठीक है, or post in favor of any backward class of citizen. ये कर सकते हैं, which in the opinion of the state is not adequately represented in the service under the state. Article 16 subsection 4 में बोला है, nothing in this article shall prevent the state from making any provisions for reservations in matters of promotions with consequential seniority to any class or classes of post in the service under the state in favor of scheduled caste in the scheduled tribes, which in the opinion of the state are not adequately represented in the service under the state. Article 16 subsection 4A में बोला गया। तो ये कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट्स भी आपको सेक्शन 16 सबसेक्शन 3, सेक्शन 16 सबसेक्शन 4, 5 में बोला गया, ठीक है। अनटचेबिलिटी के बारे में आर्टिकल 17 बात करते हैं, ये टोटली आज के डेट में एबॉलिश हो जाना चाहिए। अगर अभी भी कहीं जगह में है तो एकदम मिट जाना चाहिए। एंड इस प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन, एकदम फॉरबिडन है सर। The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offense punishable in accordance with the law. जैसे आप लोगों को पता होगा, हम लोग को ऐसा लगता था, जैसे मुझे तो बचपन में ऐसा ही लगता था कि शायद ये अनटचेबिलिटी कॉन्सेप्ट हमारे देश में है, बट बाद में पता चला हमारे देश तो सर इतना भी कुछ नहीं है, ठीक है, जितना है पॉलिटिकल भड़कावा है। लेकिन अगर आप यूरोपियन नेशंस को देखते हो, वो लोग आज भी सादा काला लड़ाई करते हैं। अफ्रीकन नेशंस में तो आज भी बहुत ज्यादा है। साउथ अफ्रीका में तो बहुत बवाल मचा था व्हाइट ब्लैक को लेके। जिम्बाब्वे में बहुत भयंकर हालत हुआ। केनिया, जिम्बाब्वे इतना डेवलप एक कंट्री हुआ, मतलब हो रहा था, इतना अच्छा डेवलप हो रहा था, भयंकर हालत हुआ। साउथ अफ्रीका की कहानी किसको नहीं पता? नेल्सन मंडेला के बारे में सबको ही जानते होंगे आप लोग। हेलो, हाँ सर, जानते हैं नहीं जानते, है ना, नेल्सन मंडेला। और ये भी इनके बीच में भी जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है ना, मैं आपको फिर से बोलूंगा, इसका भी जड़ वही है, यूरोपियंस। ये जो अफ्रीका में जो प्रॉब्लम आज भी है ना, इसका भी जड़ यूरोपीय है। यही लोग दूसरे के घर पे आके दूसरे के अंदर भेदभाव क्रिएट करके और फिर चला गया। लेकिन इनके अंदर वो जो बीज बो के गया ना, वो जो नेगेटिविटी बो के गया ना, जो अंदर एकदम गाड़ के, वो अभी भी नहीं जा रहा है। और अफ्रीका आज भी बहुत सारा जगह जल रहा है। इवन यूएस में सिविल वॉर तो कास्ट को लेके ही प्रॉब्लम है, बेसिकली व्हाइट और ब्लैक। यूएस में भी सेम प्रॉब्लम। हाँ, सो कॉल्ड डेवलप कंट्री, फिर भी शांति नहीं है। शांति नहीं है, इतना पैसा है फिर भी शांति नहीं है। ठीक है सर, हम लोग 140 करोड़ है, फिर भी हम लोग कितना शांति से रह जाते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत इधर उधर खबर तो होगा ही। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो अच्छा है सर, कुछ बात हमारा अच्छा भी है। अनटचेबिलिटी डज नॉट इंक्लूड इन इंस्टिगेशन ऑफ सोशल बॉयकॉट। ठीक है, दवरेजिया वर्सेस पद्मना, ऑल इंडिया रिपोर्टिंग 1961 में पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ आर्टिकल 17 इज टू बी प्रोवाइडेड बाय पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 35 सबसेक्शन ए क्लॉज 2। ठीक है, एकदम सर फॉरबिडन है। आप अनटचेबिलिटी, छुआछूत, हाँ, नीचा जात ऊंचा जात, हाँ, ऐसा एकदम नहीं कर सकते। मेरा एक दोस्त ने, दोनों दोस्त के बीच में एक बार लड़ाई हुआ था बचपन में, मुझे याद है। ठीक है, एक लड़का था जो उड़िया था, ठीक है, बंगाल में पला बड़ा बट उड़िया था, और एक था बंगाल का ही। ठीक है, तो जो बंगाली था, वो जो उड़िया था, उसको
क्या बोल रहे सुनो, ठीक है, मुझे आज भी याद है, तो ट्यूशंस में पढ़ रहे थे, तो ट्यूशंस में ही जो ओडिया स्टूडेंट था सर, ठीक है, जाति के आधार पे नहीं सर, अभी ये बंगाली और ओडिया के बीच में चल रहा था मारपीट। हाँ, मैं आपको क्या बताऊं, तो जैसे पता नहीं ये कल्चर कहाँ से आया है, तो जो बंगाली लड़का था, ठीक है, तो ये जो उड़िया था, जो बंगाल में बेसिकली रहता था, मतलब उनके दादा परदादा से है, तो ये बंगाली इसको बोल रहे उड़े, ऐसे करके बोलते हैं, ठीक है, उड़े, चुप रहे, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो उड़ीसा का जो डिसेंडेंट था, ठीक है, उड़ीसा का जो लिनियज था, ये बेसिकली बंगाली लड़का को बोला कि भाई मुझे पानी देना, तो बोला नहीं हम उड़े को पानी नहीं देते। आप सोचो, डिस्क्रिमिनेशन सोचो, अनटचेबिलिटी सोचो, बंगाली बोल रहे हैं उड़िया को कि भाई हम उड़े को पानी नहीं देते। मतलब ये ज्यादा पुराना बात नहीं कर रहा हूं मैं, 2006, 7 या 5 का बात कर रहा हूँ। हाँ, मतलब ये सिचुएशन अगर किसी के भी घर पे है, इमीडिएटली हट जाना चाहिए। बाद में ये जो उड़िया लड़का था, ये भी बदमाशी कर दिया, बोला देखो तुम ऐसे जात पात मत करना, वो बोला था, सुना नहीं। फिर बाद में ये उड़िया लड़का बंगाली से बदला लिया, और फिर क्लास ट्यूशंस के अंदर जंग छिड़ गया। फिर ये उड़िया लड़का कुछ जरूरत से ज्यादा ही बदला ले लिया था। फिर ये उड़िया लड़का के पापा को फोन किया गया, वो आया और इस उड़िया लड़का को क्या मारा, इतना मारा, मैं आपको क्या बोलूं, बोल नहीं सकता। मतलब पूरा जंग छिड़ गया सर, किस प्रॉब्लम में, वही अनटचेबिलिटी। अब यहाँ पर बंगाली उड़िया चल रहा था, उड़े उड़े कर रहा था बंगाली उड़िया को, और पानी भी नहीं पीने दिया था। हाँ, और अभी ऐसे बोला, मैं तुम ऐसे बोलते कि मैं पानी किसी को नहीं देता तो भी मान लेता, वैसे बोला कि मैं उड़े को पानी नहीं देता। व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज दे यूज, ठीक है। आई होप आप लोगों को भी ऐसे एक्सपीरियंस होंगे, ठीक है। ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस था, मैंने इसलिए बताया कि दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। ये कहीं पर भी नहीं होना चाहिए, किसी भी एंगल पे। मतलब पहले तो एक ही जाति के अंदर होता था कि जैसे हिंदू में, ठीक है, ऐसे कि जो तुम ऊंचा जात हो, तुम मैं नीचा जात हो, जो 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 बेसिकली दिस पर, ये सब ना बेसिकली क्या बोलूं मैं आपको, मतलब ये ना जहर की तरह है, एक बार घुस जाए ना तो निकलते नहीं है। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स में ऑलरेडी बात कर चुका हूं, ठीक है। आर्टिकल 18 इज मोर अ प्रोहिबिशन रादर देन अ फंडामेंटल राइट। ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज्ड टू कन्फर, ब्रिटिश गवर्नमेंट ही करता था, देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज्ड टू कन्फर टाइटल्स अपॉन पर्सन्स हु शोड स्पेशल एलिगेंस टू देम, ठीक है। मतलब ब्रिटिश किस तरह का चमचागिरी करने का मतलब बेनिफिट देता था, आप हमारा चमचा बन जाओ हमारे देश में, आपको है राय बहादुर खिताब देंगे, राय साहेब, नाइट। रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया था नाइट, आपको पता है। बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर जालियनवाला बाग के अगेंस्ट में नाइट, जो मतलब बेसिकली नाइट का मतलब होता है योद्धा, ठीक है। ये जो योद्धा का जो टैग रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया था ब्रिटिश ने, रविन्द्रनाथ टैगोर उसको भी त्याग दिया था। अच्छा है कि त्याग दिया था, ठीक है, तो थोड़ा रेस्पेक्ट रविन्द्रनाथ टैगोर का बच गया था। लेकिन टैगोर फैमिली ब्रिटिश का पूरा चमचा हुआ करता था सर, पूरा, ठीक है। मतलब ब्रिटिश, मतलब टैगोर फैमिली में बहुत ज्यादा मतलब ब्रिटिश के अगेंस्ट में काम करने के लिए कुछ नहीं थे, जमींदार थे, बांग्लादेश से लेके बंगाल, वेस्ट बंगाल तक एकदम पूरा जमींदारी थे उन लोगों का। रविन्द्रनाथ टैगोर थोड़ा अलग सोचता था, ठीक है। तो बाद में वो जालियनवाला बाग के अगेंस्ट में खड़े होके नाइट, जो भी उनका था, नाइट जो टैग दिया था उनको, हाँ, चमचागिरी करने के लिए वो त्याग कर दिया था। तो दीज आर द थिंग्स जो आप सोच रहे हो ना, डिवाइड एंड रूल क्रिएट करने का क्या क्या कॉन्सेप्ट है। These titles had the effect of creating class or certain persons which was regarded as superior to others. क्यों भाई, ऐसा क्यों करोगे, सुपीरियर इंफीरियर क्या चल रहा है, हाँ। Thus had the effect of perpetuating inequality, ठीक है। हम लोग सोचते हैं कि यूरोपियंस क्या अच्छा है, अरे भाई क्या अच्छा, वही तो हमारे अंदर इनइक्वालिटी का बीज बो के गया है, हमारा संविधान भी वही दिखा रहा है हमें। To do away with that practice, Article 18 provides as under: no title, not being a military or academic distinction, shall be enforced by the state. No citizen of India shall accept any title from any foreign state. No person who is not a citizen of India shall, while he holds any office or trust under the state, accept without the consent of the president and any title for any foreign state. अगर president का मतलब opinion हो, consent हो तो कर सकते हैं, otherwise तो बिल्कुल नहीं। No person holding any office or profit of trust under state shall without the consent of the president नहीं कर सकते, ठीक है। जो भी हो, देश को अनुमति हो तो आप ले सकते हो, बट अदरवाइज किसी भी तरह का खिताब या फिर स्पेशल काइंड ऑफ टाइटल आप कहीं से भी नहीं ले सकते। Constitution guarantees to the citizen Indian 6 freedoms. Constitution हमें 6 फ्रीडम के बारे में बात करता है सर। क्या बात करता है? Freedom of speech and expressions, assemble peacefully and without arms, form associations or unions, move freely throughout the territory of India,
reside and settle in any part of the territory of India, practice any professions or to carry any occupation, trade or business. अब ये 6 चीज फ्रीली कर सकते हो, लेकिन इसका भी कुछ एक्सेप्शंस है। हेलो, ये 6 चीज का भी कुछ एक्सेप्शंस है। क्या एक्सेप्शंस है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मतलब कोई क्या पढ़ाई करते जानते हो, जैसे मैं आपको बताता हूँ। किसी किसी के मन में ऐसा खेल चलता है कि देखो कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, तो वो कुछ भी बोल देता है। आपको पता है फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोलोगे। एक पॉलिटिकल फिगर है, मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे बहुत सारा है, लेकिन जो भयंकर बात किया है ना उसके बारे में बात करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। रुको सर, आप लोग इसको जानते हो, मैं थोड़ा सा नाम लूंगा, बहुत ही नाम है इनका, ओवैसी साहब, क्या नाम है, अरे बोलो ना, मजली से मुस्लिम पार्टी है एक, नाम क्या है, कोई तो बताओ मुझे, क्या ओवैसिस, चौथा बक्के हुआ मुझे, तुझे अगर किसी को पॉलिटिकल नॉलेज है तो बता सकते हो, पूरा नाम क्या है। एसीसी तो है या क्या, हैदराबाद का है सर। सर AIMIM वाला, AIMIM वाला, हाँ सर हाँ। मैं आपको एक बताता हूँ, इसके अगेंस्ट में एक एलिगेशन है ये, हाँ ठीक है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन, ठीक है। ये जो पार्टी है, मीम के नाम पे बहुत लोग जानते हैं इनको, एमीम बोलते हैं, हैदराबाद का पार्टी है। इनका भाई, ठीक है, एक जगह में भड़कावा, बेसिकली इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस कर रहा है, ठीक है। इसका यूट्यूब में भी आपको क्लिपिंग्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये, हाँ बोलो सर, तो ये इनका भाई, कोई कुछ बोल रहा है सर, हाँ बोलो। अकबरुद्दीन ओवैसी का जो स्पीच, हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। तो वो कहते हैं कि इस तरह का भड़कावा, अब सोचो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब कुछ भी, कि बस एक दिन के लिए भारत का पुलिस को हटा दो, 25 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं को देख लेगा, मतलब दिस काइंड ऑफ स्पीच। ये किस तरह का स्पीच है, आप पॉलिटिकल फिगर हो, ठीक है। जब इनको कहा जाता है कि भाई आप क्या बोल रहे हो, आप क्यों हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, मारपीट दंगा का बात क्यों कर रहे हो, ये कुछ नहीं बोलते। रिसेंटली सुना कि वो उसके भाई के काफी दिनों से वो एलिगेशन चल रहा था, लेकिन कोर्ट ने उनको बेसिकली सजा नहीं दिया, उनको वार्निंग दिया और बोला कि अगर फर्दर इस तरह का आवाज, अगर आपसे इस तरह का स्पीच अगर आपके पार्टी से किसी से भी सुनने को मिलेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको छोड़ेगा नहीं, ठीक है। सो फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलोगे, ठीक है। आप अपना देश को तोड़ नहीं सकते कुछ भी। जैसे कई बार ऐसे सुनोगे आप, ठीक है, ऐसे बोलते हैं कि इसको हटाओ उसको हटाओ, अरे भाई क्या बात करते हो, पॉलिटिक्स करना है करो ना, लोगों के हित में बात करो कि भाई कांग्रेस ने ये नहीं किया, बीजेपी ने ये किया, बीजेपी ने वो नहीं किया, कांग्रेस ने ये किया, ठीक है। तो फिर आप काम का बात करो ना, आप स्पीच के मतलब, एक्सप्रेशन का मतलब कुछ भी बकोगे, हाँ भगवान ने मुंह दिया तो कुछ भी बकने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज पे चाहे तो बहुत लोगों को अंदर कर सकता है, लेकिन सर ऐसे अंदर सभी को करने लगेगा तो फिर वो तो केओस बन जाएगा ना, क्योंकि सबका तो चमचा भरा पड़ा है। अब मुश्किल ही है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, यस, गिवन बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशंस, बट इसका मिसयूज नहीं करना है। असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, बिना आर्म्स के आप कहीं पर भी असेंबल हो सकते हो। फॉर्म्स एसोसिएशंस और यूनियंस, यस, हमारे देश में आप पार्टी इजीली बना सकते हो, डेमोक्रेसी है आपका, अगर आपको परमिशन मिलता है, अगर सारा का सारा कॉन्सेप्ट आप फुलफिल करते हो तो आप एसोसिएशन या यूनियंस बना सकते हो। आप पूरे भारत के अंदर कहीं पर भी फ्रीली जा सकते हो, एक्सेप्ट सम एक्सेप्शंस, जहां पर कुछ बेसिकली कुछ पॉलिटिकल नहीं, कुछ टेरिटोरियल मैटर हो, जैसे मानो कि आप अगर कश्मीर विजिट करोगे तो कश्मीर के हर एक जगह में आपको फ्रीली मूव करने नहीं देगा, बिकॉज कुछ सेंटिमेंटल एरिया है, हमारे लिए ही हमें मना किया जाता है। जैसे मुझे याद है 2006 में मैं कश्मीर गया था सर घूमने फैमिली के साथ, तो हम लोग सर सोनमार्ग के आसपास गया था सर, ठीक है, यहाँ पर सोनमार्ग गया था। सोनमार्ग के बाद ये जो एरिया दिख रहा है ना सर, आज तो लद्दाख है, तब उस टाइम पे वो कश्मीर का ही पार्ट माना जाता था। ये जो द्रस सेक्टर है या कारगिल सेक्टर है वो सोनमार्ग से ही चालू होता है, तो सोनमार्ग लास्ट है, इसके बाद आप भारत ही है बट आप नहीं जा सकते। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। आप इसके बाद नहीं जा सकते बिकॉज ये डिस्प्यूटेड एरिया है, पाकिस्तान
जबरदस्ती यहाँ पर मारपीट दंगा करते हैं, ठीक है। तो पब्लिक सेफ्टी के लिए आप यहाँ पर नहीं जा सकते, ठीक है। जैसे यहाँ पर कुछ एरिया है कि कोई बोलेगा कि भाई मैं आज़ाद कश्मीर जाऊंगा, ठीक है। अब आज़ाद कश्मीर तो पाकिस्तान टोटली ऑक्यूपाई करके रखे हैं, ठीक है। तो ये मुजफ्फराबाद, ये जो है ना, ये मुजफ्फराबाद बेसिकली आज़ाद कश्मीर का पार्ट है। अब आज़ाद कश्मीर पीओके है, अब आप बोलोगे कि मैं पीओके जाऊंगा, फिर आप जिंदा थोड़ी ना आप वापस आओगे। तो कुछ इस तरह का पॉइंट है जो जहां पर आप बोलने से आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो कुछ ऐसे ऐसे जगह है, कश्मीर तो एक मैंने एग्जाम्पल के लिए बोला, लेकिन अदरवाइज आप पूरे भारत में कहीं पर भी जा सकते हो, रह सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है। तब वो वन इंडिया है ना सर, तो मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। कोई बोलेगा कि कोई ऐसे देखना पॉलिटिकल स्लोगन देता है कि भाई ये मैं देखता हूँ, आप सोचो कि हाँ ये कितना खराब बात है। अगर कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स, ठीक है, कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स या कोई भी लीडर्स, अगर मानो कि वो दिल्ली से हैं या राजस्थान से हैं या मध्य प्रदेश से हैं, ठीक है, अगर वो बंगाल में आते हैं किसी के फेवर में बात करने के लिए, तो उनको बोलता है कि भाई ये बाहर वाले हैं, ये अंदर क्यों आ रहा है, मतलब बात भारत का है और आप किसी को बाहर वाले कैसे कह सकते हैं। आप कभी सोचा, मैं ये देखा था सर, ये पॉलिटिकल जो बातें ये लोग करते हैं ना, कुछ भी बक देता है, फिर जब हम बाहर जाते हैं तो हमें बोलते हैं कि तुम बाहर वाले हो। जैसे मुझे याद है बीजेपी के कुछ बड़े नेता इस बार बंगाल में जब पॉलिटिकल सत्ता चल रहा था, वोट चल रहा था, तो वो लोग यहाँ बार बार आ रहा था और वोट के लिए प्रमोशंस के लिए आ रहा था। तो उनके अगेंस्ट में गाड़ी के पीछे स्लोगन लगा रहा था हर जगह में कि ये लोग बाहर वाले हैं, ये लोग बंगाल से बाहर जाए। फिर आप सोचो कि इसका मिसयूज क्या हो सकता है। कल जब फ्रॉम कोलकाता या फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल आप कोलकाता के बाहर जाओगे, तो बाहर वाले आपको क्या बोलेंगे कि भाई तुम बंगालीज लोग यहाँ क्या करने आए हो, बाहर जाओ। यस और नो। आज अगर हमारा पॉलिटिकल लीडर्स इस तरह का बात किसी के साथ करेगा, आपको पॉलिटिकल जंग लड़ना है, लड़ो ना, जिस मुद्दे पे लड़ना है उसको लड़ो ना। आप डिस्क्रिमिनेशन क्यों क्रिएट करते हो, आप किसी को बाहर वाले क्यों बोलते हो, फिर आप कैसे बाहर जाओगे फिर। सर नाम खराब होता है समाज का, नाम खराब होता है स्टेट का। इस तरह का स्पीच, इस तरह का भड़का हुआ स्पीच ना तो किसी भी पॉलिटिकल लीडर को किसी के लिए यूज नहीं करना चाहिए। सीरियसली ये चीज मेरे को फेस करना पड़ा जब मैं उड़ीसा गया। उड़ीसा में बोला कि क्या बोलते हैं आपके सीएम, ऐसे ऐसे, मतलब बोलने का मतलब कुछ भी कि कुछ भी बकेगा। इट्स रियली चैलेंज हो जाता है सर। इनका क्या है, ये लोग तो सिक्योरिटी के साथ रहते हैं, जब दंगा छेड़ेगा ना तो बोलेगा भाई हम लोग जब वहां पर गए थे ना, तुम्हारा लोग ऐसे बोला था, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। मतलब यही तो है ना उकसाव, ठीक है। तो ये बेसिकली देश की इंटीग्रिटी को तोड़ता है। इस तरह का भेदभाव का कॉन्सेप्ट क्रिएट नहीं करना चाहिए किसी को भी। reside and settle in any part of the territory of India, practice any professions or to carry on any occupation, trade or business, ठीक है। तो ये सब बेनिफिट हमें जरूर मिलता है, लेकिन पॉलिटिकल फिगर को बात करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आगे देखो, जो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमें इसके बारे में बोलने की बाध्य करता है। राइट्स रिलेटिंग टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22 आपको गारंटी देता है सर्टेन फंडामेंटल फ्रीडम्स। आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज टू द सिटीजन ऑफ इंडिया 6 फ्रीडम, जैसे कि आपने बोला, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, assemble peaceably and without arms, form associations or unions, move freely throughout the territory of India, reside and settle in any part of the territory of India, practice any professions to carry on any occupation, trade or business. These freedoms are those great and basic rights which are recognized as the natural right inherent in the status of a citizen. At the same time, none of these freedoms is absolute but subject to reasonable restrictions specified under clause 2 to 6 of article 19. The considerations under article 19 subsection 2 or 19 subsection 6 permits the impositions of restriction of these freedoms subject to the following conditions. देखो सर, आपको फ्रीडम देता है लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। क्या क्या रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं? The restriction can be imposed by law and not by a purely executive order issued under statute. Restriction must be reasonable. The restriction must be imposed for achieving one or more of the objects specified in the respective article. क्या क्या permissible restrictions क्यों हैं आप देख लो। Sovereignty and integrity of India. अब ऐसा बात ना करो अगर आप पावर में हो, अगर आप पॉलिटिकल फिगर हो, अगर आप कोई राजनेता हो या फिर कोई बॉलीवुड या हॉलीवुड के या कोई भी बड़े फिल्म स्टार हो, अब ऐसा बात ना करो जो सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को तोड़ता है।
10 बार सोचो, 10 बार सोचो, ऐसा बात मत करो जो सोवेरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को तोड़ता है। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, आप ऐसा कोई भी कदम ना उठाओ फ्रीडम के नाम पे, ठीक है, बिजनेस कर रहे हो अपने ही एनिमी के साथ, ठीक है, तो आप देश को सिक्योरिटी, देश का जो सिक्योरिटी है उसको आप कभी भी डेंजर में नहीं ला सकते। फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट विदाउट एनी परमिशन ऑफ योर कंट्री, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी, एक डिसेंसी और मोरालिटी होना चाहिए सर, कुछ भी हो जाए हम मोरालिटी को त्याग नहीं सकते, डिसेंसी को हम इग्नोर नहीं कर सकते। डिसेंसी बोल के कुछ चीज होते हैं, बिकॉज जो आइडियल पर्सन होते हैं ना उनसे हम कुछ सीखते हैं, अगर वही कुछ डिसेंसी का नाम मतलब या मोरालिटी में कुछ ना रखे तो फिर अगला पीढ़ी क्या सीखेगा? बिग क्वेश्चन सर। कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट का अवमानना करना, ठीक है, कोर्ट के अगेंस्ट में जाना, डिफेमेशंस, किसी का सम्मान हानि करना, किसी का भी, किसी भी ह्यूमन बीइंग हो, इवन प्राणी का भी सम्मान हानि करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, ठीक है। इवन हम लोग जो घर में कुत्ता पालते हैं, मैंने देखा सर कि कुत्ता को, कुत्ता है वो है तो डॉगी, लेकिन आप उसको घर में जो पालतू कुत्ता है आप उनको बोल दो ये तेरा कुत्ता हटा तो वो गुस्सा हो जाते, बोलते भाई इसको कुत्ता मत बोलना। यस और नो? हेलो, एम आई राइट और रॉन्ग सर? पालतू कुत्ता को तुम कुत्ता बोलो फिर भी बोलते कि भाई कुत्ता मत बोलना। तो फिर सम्मान सबका है, डिफॉर्मेशंस को देखना चाहिए, किसी का भी सम्मान हानि नहीं कर सकते आप। और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कुछ भी बकोगे, कुछ भी बोलोगे, दैट्स नॉट परमिटेबल। सर समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? हेलो, है दादा। इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, उस्कानी, उस्कानी समझते हो ना, बंगाली में लोग बोलते हैं ना काठी करा, काठी करना मतलब समझते हो, किसी को उकसाना, ठीक है, बंगाली में हम लोग ऐसे थोड़ा सा बोलते हैं उस्कानो, एरकम बोली उकसानो व उस्कानो, जाई होक। तो कॉन्सेप्ट इज दैट कि किसी को भड़काना कि भाई जाओ दंगा लगा दो, ठीक है, जाओ वहां पर जाके हिंदू मुस्लिम कर दो, वहां पर जाके हिंदू क्रिश्चियन कर दो, ठीक है, उकसाना, काम होने मत देना। क्यों? क्योंकि काम होगा तो हमारा गद्दी बदल जाएगा, हमारा मतलब जो पॉलिटिकल सत्ता है वो हट जाएगा, तो इसलिए इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। या फिर ये तो मैं पॉलिटिकल मुद्दे पे बात कर दिया, किसी भी मैटर पे हम लोग देखना समाज में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, झगड़ा चलता है ना बाजार के अंदर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जानबूझ के झगड़ा को बढ़ा देता है। अब देखिएगा 2 मिनट में झगड़ा सुलझ सकता था, एक सिंपल धर्म, मानो कि एक बाइक ने एक साइकिल को थोड़ा सा हल्का सा टच कर दिया, ठीक है। कुछ लोग बाजार के अंदर होते हैं कि जानबूझ के झगड़ा को बढ़ा देते हैं, अरे भाई बंद करो उसको, हटाओ, नहीं वो और उकसाएगा, क्यों? वो नाटक क्रिएट करना चाहता है और फिर लीडर बनना चाहता है। मैं देखा ऐसा बहुत सारा। सिंपल सा मैटर है भाई, सिंपल करो, कट करो, नहीं जानबूझ के आके, हाँ, अपना पॉलिटिकल फेवरेटिज्म के लिए या फिर वहां से उस एरिया में अपना नेतागिरी दिखाने के लिए मैटर को बढ़ाएगा, फिर झमेला करेगा और ऐसा दिखाएगा जैसे देख मैंने क्या करके दिखाया। तो किसी भी मैटर पे इस तरह का इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस करना ये अच्छा बात नहीं। तो अल्टीमेटली परमिसिबल रेस्ट्रिक्शंस इन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब बार बार मैं बोल रहा हूँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको देता है संविधान, बट आप ऐसा कुछ भी ना करो जो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच के कारण हो रहा है। पॉइंट बी नोटेड सर। ये लोग ना नॉर्मली फ्रीडम ऑफ स्पीच सुन लेते हैं कि मेरा संविधान मेरे को बोलने का पावर देता है, लेकिन आपका संविधान आपको ये भी बताते हैं आपको बोलने का ताकत जरूर देता है, लेकिन इंटीग्रिटी तोड़ने का ताकत नहीं देता है, ठीक है। जैसे कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने जैसे किया, ठीक है, तो उसमें कोर्ट में केस भी चल रहा था और उसको ये भी बोला गया हैदराबाद में कि भाई आगे से अगर आप एक बार भी ऐसे वर्ड यूज करोगे ना तो फिर आपको अगले बार नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। वो तो बोल देता है, मैं समझ सकता हूँ, वो इसलिए बोलते हैं बिकॉज वो जानबूझ के भड़कावा का राजनीति करते हैं, ठीक है, डिवाइड एंड रूल क्रिएट करके वोट बैंक बनाना चाहता है, और लोग भी हैं हमारे देश में मूर्ख, ठीक है। अब लोगों का क्या करे सर? सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, ये सब परमिसिबल रेस्ट्रिक्शंस है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे। डिसेंसी और मोरालिटी, कंटेंट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, incitement to an offense, incitement to an offense. Reasonable restriction under these heads can be imposed only by a duly enacted law and not by executive actions. Express news paper private limited versus Union of India. Even newspaper भी कुछ लिखने से पहले
उन्हें भी उसके बारे में सोचना चाहिए। ऐसा कुछ भी मत लिखो जो अल्टीमेटली इंटीग्रिटी को तोड़ेगा, डिसेंसी या मोरालिटी को तोड़ के कुछ मत लिखो। देखो न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल्स, ये लोग भी ना हमारे समाज में एक बहुत बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल काम करते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर्स या न्यूज एजेंसी, ये लोग अगर भड़कावा अगर राजनीति चालू करे ना, उथल पथल मच जाएगा सर। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, Article 21 confers on every person the fundamental right to life and personal liberty. It says that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by the law. आप अपनी पर्सनल लिबर्टी से अपने जीवन के मैटर में डिप्राइव नहीं हो सकते, ठीक है। डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। द राइट टू लाइफ इंक्लूड दोज थिंग्स व्हिच मेक लाइफ मीनिंगफुल। राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार आपको है, और जीने का मीनिंगफुल जीने का अधिकार भी आपको है। राइट टू लाइफ enshrined in Article 21 guarantees right to live with human dignity. Human dignity, किसी का चमचा बनने का जरूरत नहीं है, किसी का भी, आप अपने डिग्निटी के साथ जियो। राइट टू लिव इन फ्रीडम फ्रॉम नॉइज पॉल्यूशन, यस, आप विदाउट एनी नॉइज पॉल्यूशन जी सकते हो, ये अधिकार है आपका। अगर कहीं पर भी कोई भी नॉइज पॉल्यूशन करके आपको जीने से मुश्किल करता है, आपका जीना हराम करता है, आप उनके अगेंस्ट में कार्रवाई कर सकते हो। नॉइज पॉल्यूशन इज ए फंडामेंटल राइट, मतलब फ्रीडम फ्रॉम नॉइज पॉल्यूशन इज ए फंडामेंटल राइट्स protected by Article 21, and noise pollution beyond permissible limits is an inroad into that right. जैसे रिसेंटली आप लोग सुने होंगे सर, जैसे अजान को लेके बहुत ज्यादा बातचीत चल रहा है ना, कि सुबह सुबह जो अजान का जो माइक लगा के रेगुलर बेसिस में, ठीक है, माइक लगा के जो सबको जगाने का जो कॉन्सेप्ट है, तो बहुत लोग बोल रहे कि आज की डेट में इसका कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज वो जमाना तब का था जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, हमारे पास कुछ नहीं था, तब लोगों को जगाने का जरूरत पड़ता था, बट आज के डेट में इसका कोई मतलब नहीं है। तो माइक, अगर सब कोई अपना अपना माइक लगाना चालू कर देगा ना अपने अपने धर्म के नाम पे, ठीक है, तो फिर चालू हो जाएगा फिर, और क्या, ठीक है। तो ये चीज सभी को मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। हर बात में माइक नहीं लगा सकते, ठीक है, बात में क्यों माइक, पूजा आदि ये सब तो सर मन की भक्ति का बात है, ठीक है, अपना अपना रिचुअल्स है, ठीक है, अपने अपने श्रद्धा का मैटर है, इसको माइक लगा के जोर शोर से कोई मतलब नहीं होता। जितना परमिशेबल लिमिट के अंदर हो सकता है उतना जरूर करे, बट उससे भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको लेके वाद विवाद है अभी देखो इसको क्या जाता है, बिकॉज सेंसिटिव इश्यूज हो जाते हैं। ऐसा लगता होगा कि हिंदू मुस्लिम चल रहा है या समथिंग लाइक दैट, बट इट्स नॉट अबाउट हिंदू मुस्लिम, इट्स अबाउट संविधान, इट्स अबाउट फ्रीडम, इट्स अबाउट मीनिंगफुल लाइफ, लाइफ फॉर ऑल, ठीक है। कोई किसी के लिए एडजस्ट क्यों करेगा हमेशा, है ना, कोई किसी के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं करेगा। जो हक का है लड़ाई, हक का लड़ाई। ह्यूमैनिटीज के अगेंस्ट में होने से जरूर बात बनना चाहिए। अगर बात ह्यूमैनिटीज के अगेंस्ट में जाता है तो उसमें 10 बार सवाल उठना चाहिए, चाहे वो कोई भी जाति या धर्म के हो। बट अगर ह्यूमैनिटीज के अगेंस्ट पे नहीं है तो फिर अलग बात। इन सतवंत सिंह सवाई वर्सेस एपीओ न्यू दिल्ली AIR 1967, it was held that right to travel is included in the expression personal liberty, and therefore no person can be deprived of this right to travel except according to the procedure established by law. Since a passport is essential, जहां पर जरूरत है of that right, the denial of a passport amounts to a deprivation of personal liberty in the absence of any procedure prescribed by the law of land sustaining the refusal of a passport to a person, है ना। आप लोग जानते हो पासपोर्ट मिलने में कितना झमेला होता है। It's the refusal amounts to an unauthorized deprivations of personal liberty guaranteed by Article 21. Procedure established by the law. The expression procedure established by the law means procedure laid down by the statute or procedure prescribed by the law of the state. Accordingly, first, there must be a law justifying interference with the person's life or a personal liberty. And secondly, the law should be valid law. And thirdly, the procedure laid down by the law should have strictly followed. जो भी नियम है वो सभी के लिए equally and strictly follow होना चाहिए। तो ये था सर आर्टिकल 21, ठीक है, मीनिंगफुल लाइफ टू एजुकेशन। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, सुन पा रहे हो? हेलो शालिनी, मिसेस बैनर्जी, रोशनी, तौथा, ज्योति, अभिषेक। Yes, sir. कैसा?
Yes, sir. पहला था। According to Article 21A of the Constitution of India, the state shall provide free and compulsory education. Sir, हर एक state सबको free and compulsory education दे to all the children of age of 6 to 14. 6 से लेके 14 साल तक आपका एडुकेशन फ्री है स्टेट के अंदर। ये स्टेट गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है कि वो आपको फ्री एडुकेशन दे। सर, मैं अपने बच्चे को प्राइवेट एडुकेशन देना चाहता हूँ, वो आपके ऊपर है। ठीक है, लेकिन करेंटली हमारे देश में कोई भी बच्चा अनएडुकेटेड ना रहे। 6 साल से लेके 14 साल की उम्र में उनका एडुकेशन फ्रीली प्रोवाइड करना स्टेट का भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। इन सच ए मैनर एज द स्टेट में बाय लॉ डिटरमाइन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 23। सर ये सब आर्टिकल याद रखिएगा। आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ट्रैफिक इन। सर एक्चुअली किसी को ऐसा फील हो सकता है कि सर आर्टिकल कैसे याद रखे। सर इसके लिए आपको ना भावुक होना पड़ेगा। सर ये कैसा बात है, भावुक होना पड़ेगा? अगर आप संविधान को पढ़ते पढ़ते संविधान के बारे में सोचोगे ना तो आपको आर्टिकल भी याद रहेगा। ट्राई टू थिंक लाइक ए लॉयर। ओके, एक लॉयर जब कोर्ट में केस लड़ते हैं तो वो संविधान को या जो भी मतलब रेस्पेक्टिव लॉ हो उसको समझने का कोशिश करते हैं, तभी जाके वो अपने क्लाइंट को उसका जो भी हक है वो दे पाते हैं या लड़ाई लड़ पाते हैं। हार जीत तो बाद में है सर, वो तो जज डिसाइड करता है, लेकिन एज ए लॉयर वो अपने क्लाइंट को बेस्ट सर्विस दे पाए, इसके लिए उसके अंदर वो नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो आप जब भी लॉ को पढ़ोगे ना, चाहे वो जनरल लॉ हो, चाहे वो बिजनेस लॉ हो, चाहे वो कंपनी लॉ हो, चाहे वो इकोनॉमिक लॉ हो, आपको मैं बार बार एक चीज बोलता हूँ, अब प्लीज इसके साथ इमोशनली जोड़ जाइए। बिकॉज जितना जल्दी आप इसके साथ इमोशनल अटैचमेंट बना पाओगे, आपको आर्टिकल भी याद रहेगा। और किसी आर्टिकल में अगर आपको लगता है, जैसे देखो ना, मैं पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी अपना भी ओपिनियन दे देता हूँ, है ना। मैं ये नहीं सोचता कि ये ओपिनियन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ठीक है, बट ये मैं अपना एक ओपिनियन दे देता हूँ। क्यों दे देता हूँ? क्योंकि मुझे लगता है कि ये चेंज होना चाहिए, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सुधार होना चाहिए, ये अपने हिसाब से मैं बोलता हूँ। मैं आपको ये जबरदस्ती तो नहीं बताना चाहता कि भाई नहीं आपको फॉलो करना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। संविधान जो बोला है वो तो मैं आपको बोल देता हूँ, फिर बाद में मैं अपना भी एक ओपिनियन आपको चिपका देता हूँ कि भाई ये मेरा मानना है, बाकी आपका मानना आपके ऊपर है। तो ये मैं थोड़ा भावुक होके बोल देता हूँ, ठीक है। अब मेरा मानना ये है कि आप भी थोड़ा भावुक होके पढ़िए, थोड़ा सा मीनिंगफुल होके पढ़िए। तो जब भी आप उसको मीनिंगफुल होके पढ़ेंगे ना, आप ऑटोमेटिक उसको याद रखेंगे, ऑटोमेटिक, ठीक है। तो याद रखने का ही एक तरीका होता है सेक्शन को, आर्टिकल को, सबसेक्शंस को, और कोई तरीका नहीं होता। याद रट्टा लगा के शायद कुछ दिनों के लिए याद रह जाए, जितना आपके दिमाग में जोर है, अगर आप बहुत जब पढ़ के रट के जाओगे शायद कुछ दिन याद रह जाएगा, बट परमानेंटली याद रखने के लिए आपको थोड़ा सा इमोशनल अटैचमेंट होना पड़ेगा सर। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स मतलब ह्यूमन बींग ट्रैफिकिंग, इंसान का ट्रैफिकिंग मतलब क्या होता है ना सर, लोगों को एक जगह से दूसरे जगह लेके चला जाता है सर। बहुत ही खतरनाक एक प्रैक्टिस है, डेंजरस प्रैक्टिस, जो इतना इनह्यूमन है कि इसको बोल के नहीं कहा जा सकता। मतलब ये जहां होता है, जिनके साथ होता है, ओनली वही बता सकते हैं। और हमारा भारत में बंगाल में बहुत खतरनाक हालत है। बंगाल, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, नेपाल डेंजर सिचुएशंस में है। नॉर्थ ईस्ट, समझ में आ रहा है सर आपको? नॉर्थ ईस्ट, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, नेपाल, ये सब स्टेट ह्यूमन ट्रैफिकिंग में बहुत ही खतरनाक सिचुएशंस में है। यहाँ से बच्चे लोगों को ट्रैफिक किया जाता है, बेगर ट्रैफिक किया जाता है, वो भी बहुत ही घिनौना काम के लिए, जो मैं आपको नहीं बोल सकता। आप समझ जा रहे हो सर? कोलकाता में बहुत ही भयंकर इस तरह का ट्रैफिकिंग होता है। समाज व्यवस्था जब बहुत भयंकर गिर जाता है ना, तब उस जगह में ये सब चीजें और बढ़ जाते हैं। कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, अगर इसका अता पता नहीं लगाओगे तो फिर कैसे रोकोगे ट्रैफिकिंग को? प्लीज टेल मी। बॉर्डर के थ्रू से, जब एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर, जैसे बांग्लादेश जैसी बहुत ही भीड़ भाड़ जगह है, ठीक है, ऊपर से कुछ फॉरेन कंट्रीज का भी इन पे ताकत चल रहा है आजकल, ठीक है। तो बांग्लादेश से अगर कोई हमारे देश में एंटर करता है बॉर्डर क्रॉस करके कैसे भी, ठीक है, चाहे वहां पर जवान हो, मतलब पुलिस हो ना हो, पेट्रोल के थ्रू से, जहां से भी, सवाल तो होना चाहिए भाई कौन हो, कहाँ से आ रहे हो, पासपोर्ट है कि नहीं है, हाँ। लेकिन इतना मतलब खतरनाक हालत है कि आपको मैं बता नहीं सकता। बांग्लादेश से जब आसाम से घुसपैठिए आते हैं,
इस पे भी काम करना चाहिए। तो लोकल गवर्नमेंट हो या लोकल पीपल हो, इनको सिर्फ अपना बेनिफिट का नहीं देखना चाहिए, कंट्री के बेनिफिट का देखना चाहिए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग तभी हो जाते हैं सर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग तभी हो जाते हैं। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग इतना घिनौना काम है, मैं आपको बोल भी नहीं सकता। लोगों को ब्रोदल में लिया जाता है, बच्चे लोग को बेच दिया जाता है, किसी का किडनी छीन लिया जाता है। यू कांट इमेजिन, समाज व्यवस्था इतना ज्यादा गिर जाते हैं। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसी मुद्दे पे बात करते हैं सर कि, और इसके ऊपर एक इंसान है सर जिनको नोबेल मिला है, मैं आपको नाम भी बता सकता हूँ, भारत के नोबेल लॉरेट। क्या नाम है सर, आप लोग बता सकते हो क्या मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, जिन्होंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग में काम किया? सिर्फ खराब लोगों के बारे में नहीं पढ़ना है, अच्छा लोगों के बारे में पढ़ना है। सत्यार्थी, नाम सुने कि नहीं सुने? कैलाश सत्यार्थी। इनको 2016, किसी को याद है इनको कब नोबेल मिला था? 2014, सॉरी सर, 2014। चाइल्ड लेबर बचाया था सर, कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, ग्लोबल कैंपेन फॉर एजुकेशन फॉर चाइल्ड, ठीक है, बचपन बचाओ आंदोलन, ठीक है, चिल्ड्रन फाउंडेशन, बाल आश्रम ट्रस्ट, बहुत सारे ट्रस्ट चलाते हैं सर। बचपन बचाओ आंदोलन have liberated more than 86,000 children in India from child labor, slavery and trafficking in 1998. Satyarthi conceived and led the global march against child labor and 80,000 kilometer march across 103 countries to put forth a global demand against worst forms of child labor. समझ में आ रहा है सर? ये सब मैं तो ऐसे ऐसे काम करने वाले को मानता हूँ कि भगवान का भेजा हुआ दूत है, ठीक है, या फिर भगवान खुद ही आए हैं। हम लोग सोचते हैं कि भगवान कहाँ है सर, भगवान है, आप देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है, इंसान के काम से उनके साथ जोड़ सकते हो, उनको फॉलो कर सकते हो, ठीक है, ये सब भगवान का ही तो अच्छे अच्छे रूप है, और क्या। तो जो भी हो, आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन से इन्होंने कितने सारे बच्चे को रेगुलर बेसिस में कोशिश करे जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 24 में बता के रखा है सर, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment, ठीक है। फिर भी हमारे देश में सर प्रॉब्लम इतना है ना, दिखता है, आज भी दिखता है, बिकॉज पॉपुलेशन का बाढ़ है, इलिटरेसी का मतलब क्या बताऊं सर, इलिटरेसी का मतलब कैपिटल है ठीक है, मूर्खता, लोगों को पता ही नहीं है कि क्यों बच्चा पैदा कर रहे हैं, बच्चा पैदा करके छोड़ देते हैं, रास्ते में पड़े रहते हैं, बिकॉज हमारा देश बहुत ही डेंजरस सिचुएशन से गुजरा है सर। अभी भारत को सुधारते हुए समय लगेगा, सेंसिटिव इश्यूज है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, प्रोहिबिशंस ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर, प्रोहिबिशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सब बोला गया है सर आर्टिकल 23 में एंड आर्टिकल 24 में, याद रखिएगा सर। हाँ, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो आपको मैं पहले भी बोला, आर्टिकल 25, 25, 26, 27, 28 of the Constitution of India ideals with right to freedom of religion, freedom of conscience and free professions, practice and propagations of religion, freedom to manage religious affairs, freedom as to payment of taxes for promotions of any particular religion, freedom as to attendance at religious instructions or religious worship in certain educational institutions. Yes, आप फ्री हो, आप अपने मर्जी से जो भी धर्म फॉलो करके आप इंसानियत तक पहुंच सकते हो, वो धर्म को हमेशा प्रोमोट करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो ह्यूमैनिटीज को प्रमोट करे, ठीक है, वो धर्म के साथ आप हमेशा आगे बढ़ सकते हो, जो ह्यूमैनिटीज को प्रमोट करे। पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ सर, मेरा कहने का मतलब, कॉन्स्टिट्यूशन का कहने का मतलब है, मैंने कुछ लोगों को ऐसा देखा, जानते हो ना, ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं क्रिश्चियन फॉलो करते हैं, और क्रिश्चियन ने उनको क्या सिखाया, मैं आपको क्या बताऊं, ठीक है, कि हिंदुओं के घर में पानी नहीं पीना है, ठीक है, जैसे हमारे जमाने, पुराने जमाने में था ना, ऊंच नीच का, ठीक है, हिंदुओं का प्रसाद ग्रहण नहीं करना है मंदिर में जाके, ठीक है। मतलब अगर कोई क्रिश्चियन फॉलो करता है तो वो हिंदू मंदिर में अगर कहीं चला गया, उनको अगर प्रसाद दे दिया जाता है तो वो प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता। ये तो इनह्यूमन बात हो गया, ये तो इनह्यूमन बात हो गया। लेकिन अगर क्रिश्चियन मिशनरीज के थ्रू से केक बांटते हैं 25 दिसंबर के टाइम पे, तो वो सबको बांटने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जब दूसरे का चीज खाने के बारे में बात आता है तब वो नहीं खाएंगे, तब वो जात पे गिर जाएंगे। इस तरह का मैं बहुत सारे लोगों से मिला, और मैं तब सोचता हूँ अगर बात ऐसा है तो बहुत डेंजर सिचुएशन है। मैं आपके साथ ओपनली बात इसलिए कर लेता हूँ बिकॉज
मैं इस तरह का प्रॉब्लम देखता हूँ, और जब भी मैं ऐसा देखता हूँ तो मेरे मन में चलता है कि भाई तब क्या है। जैसे मैं आपको बार बार बोलता हूँ, जैसे हमारे पुराने सिस्टम में था ना कि ये ऊंचा जात का लोग इस मंदिर पे नहीं आ सकता, ये नीचा जात का लोग इस मस्जिद में नहीं आ सकते। मस्जिद पे तो ऐसा प्रॉब्लम नॉर्मली इतना है नहीं, ठीक है। मस्जिद में ये कॉन्सेप्ट, भाईचारा बहुत अच्छा है मस्जिद में, ठीक है। कोई भी किसी भी जात भेद का प्रॉब्लम मस्जिद सिचुएशन में बहुत ही कम दिखता है। उनका प्रॉब्लम अलग है, उनका और कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उनको गलत शिक्षा दिया जाता है, उनको ऐसा कहा जाता है कि अगर तुम सच्चा मुसलमान हो तो फिर भारत के अगेंस्ट में जंग लड़ो, ठीक है। तुमको मोहम्मद ने भेजा ही है जंग लड़ने के लिए, तुम सबको मारो, हाँ, तभी तो आतंकवाद पैदा करते हैं, ठीक है। तो ये सब अलग अलग प्रॉब्लम है सर। अब ये सब प्रॉब्लम से जूझना पड़ेगा सबको, सबका अपना अपना प्रॉब्लम है, सबका अपना अपना वीकनेस है, ठीक है। अब ये बड़ा बड़ा वीकनेस, जैसे कि जो मारपीट दंगा करते हैं, ठीक है, वो उससे तो सबसे पहले करना चाहिए कि आप इसी तरह से किसी को भी धर्म के नाम पे आके, अजमल कसाब जैसे लोग और भी बहुत सारे जो सिर्फ धर्म के नाम पे लोगों को मारते फिरते हैं, इनको तो सबसे पहले रोकना पड़ेगा। और जो इनको भड़काते हैं इनको तो सबसे पहले रोकना पड़ेगा धर्म के नाम पे। तो जो भी हो, दिस काइंड ऑफ थिंग्स मस्ट बी रिमूव्ड, ओके। द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज ओके, बट एक चीज देखना होगा, ह्यूमैनिटीज के अगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए। लोगों के मन में ऐसा लग गया होगा आजकल कि धर्म के नाम पे इतना गलत काम करते हैं ना लोग सोचते हैं धर्म चीज ही गलत है। ये चिंता का बात हो गया सर, ठीक है। क्योंकि लोग रिलीजियस कॉन्सेप्ट को सामने लाके गलत काम करते हैं। अरे भाई तुमको गलत काम करने तुम करो ना, रिलीजन को सामने क्यों लाते हो? लेकिन नाम रिलीजन का आ जाता है, ठीक है, क्योंकि जो भड़काते हैं वो रिलीजन के नाम पे ही भड़काते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 guarantees the enforcement of fundamental rights. It is remedial and not substantive in nature. The rest of article 33 to 35 relate to supplementary matters, do not create a guarantee and any right. Therefore we shall discuss article 32 first and then rest of the, ठीक है। मैं आपके सामने ये रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स में नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग बात करना है आपके साथ। इसमें मैं आपको रेमेडी, हमारे संविधान हमारे फंडामेंटल राइट्स का क्या रेमेडी देता है, ठीक है। अगर आप कहीं पर भी हमारा फंडामेंटल राइट्स रिस्क में आ जाते हैं तो हमारे लिए कुछ राइट्स है, ठीक है, जो हमें उसका बचाव करने में हेल्प करते हैं, जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग लैटिन वर्ड्स है सर। यस, लैटिन वर्ड्स, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग्स। हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशंस, क्वो वारंटो एंड सर्टियोराई। ओके, सुनने में थोड़ा सा एब्सर्ड लग रहा होगा ना, लेकिन क्या करें सर, लॉ बार बार आपको लैटिन पढ़ाते हैं, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ये जो राइट्स है ना सर, और फंडामेंटल ड्यूटीज भी बताऊंगा आपको कि हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है। आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। लेकिन मैं आपको साथ में और पार्लियामेंट का भी बात एक बार कर लूंगा। ऐसे तो मैं एक बार कर दिया, प्रेसिडेंट, हाउस ऑफ द पीपल एंड काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, लेकिन भारत में कुछ अलग अलग स्टेट में ना अलग अलग हिसाब से थोड़ा सा काउंसिल को बनाया जाता है, तो वो भी मुझे आपको बात करना है, ठीक है। स्टेट वाइज भी थोड़ा सा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी ना थोड़ा अलग हिसाब से बनाया गया है, तो मुझे उसको भी बात करना है। और सबसे इंटरेस्टिंग जो बात मुझे करना है नेक्स्ट क्लास में वो है राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो है आपका हेबियस कॉर्पस, क्वो वारंटो, मैंडमस, सर्टियोराई एंड प्रोहिबिशंस। ये किस तरह से हमारा फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, इसके बारे में ही ये बातचीत करेंगे सर, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रहे तो आप मुझे पूछ सकते हो, और मैं आपको बस इतना कहूँगा, नोट्स आपके पास है, आप पढ़ाई चालू रखें, घर में गो थ्रू करें, ठीक है। और अभी मैं टेस्ट भी स्टार्ट करूँगा, ठीक है, बहुत सारा टेस्ट भी अभी स्टार्ट करना है। तो ठीक है सर, समझ में आया कि नहीं आया बोलिए। ओके रोशनी, ठीक है सर। ओके तथा ঠিক স্যার আছে। গত সপ্তাহে কি ক্লাস হয়েছিল? না, গত সপ্তাহে আমি ছিলাম না, পুরো গত সপ্তাহে সমস্ত